हेलो कॉमर्शियंस, माय नेम इज़ आदित्य शेवरे एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने कमेंट किया था कि 27 को मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा एंड आज के दिन ये वीडियो अपलोड हो गई है। तो अगर आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैसे ग्राफ्स बनते हैं, तो यार ये वीडियो बहुत अच्छी है। इसको पूरा देखना और स्पीड को इंक्रीज़ करके देखना, यानी कि 1.25 या 1.5 पे करके देखना, ताकि ये वीडियो जल्दी कवर हो जाए। तुम्हारे 90 मिनट्स में ये पूरी वीडियो कवर हो जाएगी। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सारे चैप्टर्स को ख़त्म करते हैं। तो चलो यार सबसे पहले समझते हैं हमारी एग्रीगेट डिमांड का मतलब। तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड को मैंने जो है इसकी जो डेफिनेशन है उसको तोड़ दिया है। तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मेरी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी कुछ वैल्यू होती है जिसको सारी सेक्टर्स जो हैं प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। देखो आराम समझो, तुम्हारा जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 डोमिनोज के पिज़्ज़ा हैं, ठीक है। तो मेरे पास 2 पिज़्ज़ाज हैं, तो 2 पिज़्ज़ा हैं, तो मेरे को इस 2 से कोई मतलब नहीं है, यानी कि उसकी क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, मुझे उसके प्राइस से मतलब है कि 2 पिज़्ज़ा मुझे कितने मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1000 रुपये में मिल रहे हैं। तो ये जो 1000 रुपये जो है ये क्या हो गई, मेरी वैल्यू हो गई गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसको सारे सेक्टर्स बाय करना चाहते हैं। अब इस सेक्टर्स क्या है मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, पर तुम ये समझो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस क्वांटिटी को खरीदना चाहते हैं, इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना चाहते हैं। तो अगर वो इस चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो यही आ गया, आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। देखो क्या हो जाता है, हर किसी की इनकम अलग होती है, हर सेक्टर की इनकम अलग होती है। ये मैं थोड़ी देर में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में तुम्हारा क्या हो जाता है, यहाँ पर एक अकाउंटिंग ईयर की बात चल रही है, यानी कि तुम्हारा अप्रैल टू मार्च की बात चल रही है। अकाउंट्स वाले समझ गए होगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारी जो डेफिनेशन है वो बन जाती है। लेकिन अब सबसे मेन सवाल आता है कि कौन से सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो देखो यार बहुत सारे सेक्टर होते हैं एक इकोनॉमी में। सबसे पहले तुम्हारा आ जाता है प्राइवेट हाउस होल्ड्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बात चल रही है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर प्राइवेट हाउस होल्ड्स की बात चल रही है। तो सबसे पहला सेक्टर आता है प्राइवेट हाउस होल्ड्स। ये जो प्राइवेट हाउस होल्ड्स होते हैं, ये हमारे जैसे आम लोग होते हैं यार, हम लोग अपने घर पे रहते हैं, अपने घर पे अपने पापा की जो पॉकेट मनी दी गई है उस पर हम लोग जो है चल रहे हैं। तो यहाँ पर वो प्राइवेट हाउस होल्ड्स वाले आते हैं। सेकंड तुम्हारा आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर। इसमें तुम्हारे पापा आ जाते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट सेक्टर है, यहाँ पर क्या हो जाता है, जितने भी गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड तुम्हारा हो जाता है यहाँ पर दैट इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ओके। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाता है। और लास्ट आता है तुम्हारा नेट एक्सपोर्ट्स, ओके। इन सब का मतलब क्या है, ये इतनी सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो एग्रीगेट डिमांड में क्या हो जाता है, बेसिकली आप जितनी भी चीज़ों को खरीदोगे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उस गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ये सब चीज़ें हमको पता है। अब पहले जब हम लोग 11th क्लास में इस चीज़ को पढ़ रहे थे तो वो माइक्रो लेवल पे थी, अभी हम लोग मैक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड निकालेंगे कि सारे सेक्टर्स जब डिमांड करते हैं, जब सारे सेक्टर्स खरीदते हैं तो कितना टोटल जो है वैल्यू बनती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उस वैल्यू को हम निकालने वाले, उसी को हम डिमांड की वैल्यू बोलेंगे। तो बेसिकली प्राइवेट हाउस होल्ड्स है वो किस पे खर्चा करते हैं भाई, डेली नीड्स पे खर्चा करते हैं। अपन लोग डेली का सामान लेकर आते हैं, किराने की दुकान है अपनी, वहाँ से लेकर आ रहे हैं। गवर्नमेंट कहाँ पर खर्चा करती है भाई, हम सब लोग जानते हैं कोरोना वैक्सीन आई थी, कोरोना वायरस आया था, भैया वैक्सीन लगवाना है, गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रोड्स बनवानी पड़ेगी, रेलवे बनवाना पड़ेगा, इधर मैनेजमेंट उधर मैनेजमेंट, यानी कि लोगों पर पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देखो क्या हो जाता है यहाँ पर, जो हमारी जो प्राइवेट है ना, हमारी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनका काम क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर हम जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, हम प्राइवेट कंपनीज़ को ऐसा मान रहे हैं कि ये प्रोडक्शन कर रही हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज बना रही हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए मशीन्स, समझ में आ रहा है। और अगर आप लोग ने नेशनल इनकम वाली मेरी वीडियो को रिवाइज़ किया होगा तो वहाँ पर एक टर्म आया था जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो जाता है, कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी और गुड का। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, एक होते हैं तुम्हारे कंजम्पशन गुड्स के साथ एक जो इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स खुद बदल जाते हैं। जैसे कि एक पेन है, इसको अगर मैं बदल देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। पर जिस मशीन से मैंने इसको बदला है दैट इज़ योर कैपिटल गुड, ठीक है। तो ये कैपिटल गुड तुम्हारा हो गया। तो कैपिटल गुड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो प्लांट एंड मशीनरी हो गई, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसको, हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि हमारी प्राइवेट कंपनीज़ को। तो प्राइवेट कंपनीज़ क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। नेट एक्सपोर्ट्स बहुत ईजी है, तुम्हारा नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये चीज़ याद रखना। तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करने के लिए
बाहर से सामान आ रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, उसको माइनस कर दो, नेट एक्सपोर्ट्स तुम्हारे यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो यहाँ पर तुमको 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तुम्हें कंपोनेंट्स बताना पड़ेगा किसका, एडी के यानी कि एग्रीगेट डिमांड के, तो तुम इन चारों कंपोनेंट्स को यहाँ पर बता दोगे। सेकंड तुम्हें आ सकता है इस प्राइवेट हाउस होल्ड्स में, अगर तुम अपनी बुक में देखोगे तो एक टर्म दिया होगा दैट इज़ डिस्पोजेबल इनकम। तो जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको तुमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। डिस्पोजेबल इनकम वही होती है जिसको तुम डिस्पोज कर सकते हो। डिस्पोज मतलब क्या, जिसको खर्च कर सकते हो, जिसको सेव कर सकते हो। तो इनकम को कैसे तुम यूज़ करते हो, या तो खर्चा करते हो या तो सेव करते हो। ये होता भैया इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। तो वो तुम्हारी बुक में लिखी हुई है, एक बार इसको देख लेना। इस पर आ सकता है क्वेश्चन और कॉम्पोनेंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है। डेफिनेशन मैंने तुमको करवा दी। चलो यार आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एडी का क्या होता है, कैसे ग्राफ बनता है और ऑब्जर्वेशंस क्या होती है। तो चलो यार अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे 2 सेक्टर मॉडल को। तो बेसिकली क्या हो जाता है कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो 2 सेक्टर मॉडल से चलता है। तो अभी हमने पढ़े थे कि 4 सेक्टर्स होते, पर हमारा सिलेबस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है 2 सेक्टर्स में, दैट इज़ एडी इक्वल्स टू C+I, यानी कि हम सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लेंगे, यानी कि सिर्फ घर वाले और कंपनी वालों को लेंगे, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सेक्टर्स कितने होते हैं तो आप चारों का नाम लिखोगे एडी के, पर अगर आपको एडी कर्व के बारे में पूछा जाता है तो आप इन 2 सेक्टर्स को लो। समझ में आ रहा है? अब सबसे पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ के लिए मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाना बहुत ईजी है। टेबल को याद कर लो, जो हमेशा इनकम होती है वो हमेशा 100 के डिफरेंस से चलती है, दैट इज़ 0, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, उसके बाद फिर जो कंजम्पशन होता है वो 80 के डिफरेंस से चलता है और स्टार्ट 40 से होता है, यानी कि स्टार्ट होगा 40 से लेकिन 80 के डिफरेंस से चलेगा। तो 8, 9, 10, 11, 12, 120 आएगा, दैट इज़ 200, दैट इज़ 280, 360 एंड 6 टू द 8 टू द 16 होता है तो 40 जाएगा 440। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हम जो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं दैट इज़ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, उसको मैंने यहाँ ले लिया। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बुक में 20 का दिया, मैं 40 का ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि तुम लोग को ईजी रहे। कांस्टेंट। ठीक है, तो पूरा कांस्टेंट रहेगा ये, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। एडी जो होता है इनका प्लस होता है, तो 40 + 40 80 हो गया, 160 ये हो गया, 240 ये हो गया, 280 यानी कि 320 ये हो गया, 360 यानी कि 400 ये हो गया, और ये हो जाएगा 480। ये तुम्हारा पूरा जो है बन गया है टेबल। ठीक है, अब इसके बेसिस पे तुम ग्राफ कैसे बनाओगे। तो पहले तुमने टेबल बनाई फिर ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसे बनाओगे, ये बनाया। ठीक है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर तुम क्या करोगे, सबसे पहली बात तो सबसे ईजी चीज़ है उसको ड्रॉ कर दो, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तुम्हारा क्या होगा, 40 होगा। तो अगर ये फॉर एग्जाम्पल 20 है तो ये 40 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, तुमको ज़रूरी नहीं है टेबल के हिसाब से बनाओ, तुम रफ जो है ग्राफ बना सकते हो। उसका जो तुम्हारा कंजम्पशन है, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर कंजम्पशन यहाँ पर 40 से स्टार्ट हुआ, 0 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। ये एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है वो आता है एग्जाम में, दैट इज़ यहाँ पर जो कंजम्पशन है दैट इज़ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो कंजम्पशन है वो 0 लेवल पर भी 40 होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जिसको हमको सस्टेन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आज जेब में पैसा नहीं पर भी आप सस्टेन कर रहे हो ना, आपकी इनकम लेवल अगर 0 हो जाती है। एक भिखारी है, उसकी इनकम बिल्कुल 0 है। ठीक है, एक बहुत ही ख़राब आदमी है जो कि कुछ नहीं कमा रहा है, तब भी वो कुछ ना कुछ खाएगा, मैन वर्सेस वाइल्ड बन जाएगा। समझ में आ रहा है, मैन वर्सेस वाइल्ड के पास पैसा भी नहीं था तब भी जाके कुछ ना कुछ खाता था। समझ आ रहा है, तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, कुछ भी खाएगा उसकी वैल्यू जो है वो आएगी ही आएगी। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 0 से कभी भी कंजम्पशन नहीं बनाएंगे, थोड़ी ऊपर से बनाएंगे। समझ में आ रहा है, तो 0 लेवल से नहीं ऊपर से बनेगा। इसके ऊपर जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी इसके ऊपर से बनेगा। तो बेसिकली हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है यहाँ बनेगा। तो एग्रीगेट डिमांड ये बनेगा, कंजम्पशन ही बनेगा, इन्वेस्टमेंट ही बनेगा, और ऐसे करके हम जो हैं यहाँ पर इन तीनों को ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, बस सिंपली ये रहेगा। यहाँ पर तुम्हारा जो है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एडी ये यहाँ पर हो जाएगा और इनकम जो है तुम्हारा ये हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे करके तुम्हारा ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है कि इसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है। तो ऑब्जर्वेशंस हर जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन हो जाती है दैट इज एडी इक्वल्स टू C+I। एडी इक्वल्स टू C+I है हमारी पहली ऑब्जर्वेशन, दैट इज कि एडी के 2 कंपोनेंट्स हैं, ये आपको लिख देना है, कंजम्पशन है और एक इन्वेस्टमेंट। तो हम इन 2 सेक्टर्स की डिमांड को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। नाउ द सेकेंड इज कि यहाँ पर जो तुम्हें स्लोप बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया है पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0। तो ये जो मैंने बात की थी अभी ऑब्जर्वेशन की, ये बता दो यार तुम, पॉजिटिव कंजम्पशन है
तो पॉजिटिव कंजम्पशन क्यों है? क्योंकि हमारे पर हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। तुम लिख सकते हो कि ये जो गैप है ये क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसको मैं सी बार से डिनोट करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, उसके लिए हमको कंजम्पशन करना ही करना पड़ता है। नाउ थर्ड इज तुम्हारा स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। आई थिंक सो ओके। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व में तुम्हारा क्या होता है? जो स्लोप है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुमको बेसिकली क्या देखना है स्लोप में कि वो यार अपवर्ड है और पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तुमको एक और चीज़ लिखना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। और एक और चीज़ है कि प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम। मतलब क्या है कि एक टाइम आने के बाद क्या होता है कि मेरा जो कंजम्पशन है वो इनकम के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर जो कंजम्पशन है वो इनकम के साथ जो है इंक्रीज़ होता रहता है, 40 से होता है, 120 से होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, पहले जीरो लेवल पे 40 का कंजम्पशन हो रहा था, 100 पे 120 का हो रहा था, 200 पे 200 का हुआ, यानी कि इक्वल आया। फिर जब 300 हुआ तो 280 होने लगा, 400 हुआ तो 360 हुआ। तो अब बात यहाँ पर एक छोटी सी आती है कि मेरे 300 रुपये की इनकम है, 280 रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ, तो बाकी का मैं क्या कर रहा हूँ? बाकी की जो इनकम है उसको मैं सेव कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सेव कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट आने के बाद हम क्या करने लगते हैं? सेविंग करना स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि मैंने अभी बताया था डिस्पोजेबल इनकम या तो कंज्यूम होगी या तो सेव होगी। तो यहाँ पर मैंने जो है सेविंग करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं ये लाइन लिखूंगा कि जो प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम। समझ में आ रहा है? ये चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर कर दी है हमने। चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आ जाता है दैट इज स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट का। ओके, तो स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कैसा होगा? तो स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कैसा होगा भाई? ऑफ कोर्स अभी मैं तुम लोग को बता चुका हूँ, दैट इज़ ये जो होगा हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, तो ये हमेशा पैरेलल रहेगा। तो इसकी बात भी हमने कर ली है। नाउ फिफ्थ इज, अब सबकी बात हो चुकी है, बस एडी बचा हुआ है। तो एडी का स्टार्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा? वो भी ऊपर से रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमस यहाँ पर कंजम्पशन है, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन के कारण क्या होता है, समझना बात को। एडी क्या है? सी प्लस आई। अब सी अगर ऑटोनॉमस कंजम्पशन है यानी कि वो ऊपर से चल रहा है, तो ये भी जो है उसके ऊपर से बनेगा और इसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है वो एडेड रहेगा। लास्ट पॉइंट आता है, तो ये मेरा स्टार्टिंग था। अब लास्ट पॉइंट आता है स्लोप। तो स्लोप ऑफ एडी कैसा होगा? स्लोप, ये दोनों एडी के पॉइंट थे। स्लोप कैसा होगा? तो भाई ऑफकोर्स अपवर्ड जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, कंजम्पशन के जैसा रहेगा, इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन इनकम। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं हमारी एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। तो चलो बेसिकली देखते हैं कि क्या होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? देखो, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तो आएगा ही आएगा, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ऑल प्रोड्यूसर्स, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, अब देखो यहाँ पर कंज्यूमर्स की बात नहीं की आ रही, प्रोड्यूसर्स यानी कि जो बना रहे हैं, आर विलिंग टू सेल, या फिर मैं कह सकता हूँ विलिंग टू सप्लाई, यानी कि ये क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं एक इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो बेसिकली एक पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है हमेशा, चाहे वो अकाउंटिंग ईयर मान लो, एक अकाउंटिंग ईयर कोई पीरियड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, यानी कि यहाँ पर अब क्या बात की जा रही है? सप्लाई की बात की जा रही है। यहाँ पहले हम डिमांड की बात कर रहे थे, परचेज, यानी कि देखो डिमांड कब बढ़ती है? जब परचेज होता है। यहाँ पर सेल होने की बात की जा रही है, सेल होने की बात की जा रही है। अच्छा, अब इस डेफिनेशन से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो नेशनल इनकम की इक्वल क्यों मानी जाती है? तो ये बहुत ध्यान से करना है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई होता है वो नेशनल इनकम जो होती है, जिसको मैं वाई से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई को तो एएस से करेंगे, तो एएस इक्वल्स टू वाई क्यों होता है? बहुत ध्यान से समझना। तुम्हारी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल तुमने आउटपुट जनरेट किया, ठीक है, तुमने क्या किया? प्रोडक्शन किया और एक आउटपुट जनरेट किया। तो अगर तुमने आउटपुट जनरेट किया 1000 रुपये का, समझना बात को, तुमने क्या किया? बहुत सारा मटेरियल लेकर आए, उसको एक फैक्ट्री में लगाया, उससे एक आउटपुट जनरेट किया। वो आउटपुट की वैल्यू कितनी थी? 1000 रुपये थी। अब तुम एक चीज़ बताओ कि जब तुम किसी भी चीज़ को सेल करते हो, उससे कुछ वैल्यू तुम्हारे पास आई, तो जिनने तुमको मदद की है उस चीज़ को बनाने में, उनको तो पेमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल तुम और मैं हूँ, हम दोनों मिलकर एक पिज़्ज़ा बना रहे हैं, वो पिज़्ज़ा बना और वो 1000 रुपये का बना। तो अगर हम दोनों ने मिलकर बनाया है तो उसका कुछ शेयर हम लेकर के जाएंगे। तो जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में फैक्टर इनकम को लेकर के जाते हैं। यानी कि अब इसमें से मेरे को किस किस चीज़ की पेमेंट करना पड़ेगा? रेंट, जो हमारा वेजेस एंड सैलरीज होता है, इसके अलावा वेजेस एंड सैलरीज हो गया, इसके अलावा इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, समझ में आ रहा है? इन सब की पेमेंट मुझे करना पड़ेगा। जितने भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है सबको पैसा देना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चीज़ें मुझे इस आउटपुट, ये जो जनरेट हुआ है, जो पैसा है, इससे देना पड़ेगा, इस वैल्यू से देना पड़ेगा। अब बताओ ये चीज़ कोई जानी पहचानी लग रही है? याद करो जब हम लोग ने नेशनल इनकम पढ़ रहे थे और इसमें इनकम मेथड हमने किया था, अगर नहीं किया हो तो वीडियो ऊपर मिल जाएगी तुमको, यहाँ पर लिखी आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर तुम इनकम मेथड को देखोगे तो अगर तुम इन सबको प्लस कर रहे हो तो इससे तुम्हारा क्या बन रहा है, नेशनल इनकम नहीं बन रही है। देखो समझना बात को, इन सबको प्लस करोगे, फॉर एग्जांपल तुमने 1000 रुपये में से 500 रुपये रेंट दे दिया, 200 रुपये इसको दिया, हो गया 700, 800, 900 इसको दिया और 100 रुपये इसको दिया, तो तुमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन सबको प्लस करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा आएगा 1000 रुपये, ये बन जाएगा आउटपुट, और यही चीज़ तुम्हारी बन जाएगी नेशनल इनकम। ये क्या हो रहा है भाई? ओके, तो यहाँ पर दो पक्षी लड़ रहे हैं, जा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारा जो आउटपुट है दैट इज 1000, उससे तुम्हारा क्या हो रहा है, रेंट एंड वेजेस एंड सैलरीज भी बन रहा है, और उसी को अगर तुम प्लस करोगे तो नेशनल इनकम बन रही है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आउटपुट जनरेट होता है इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन फैक्टर्स में, और इन फैक्टर्स को जब ऐड करोगे तो नेशनल इनकम बन जाएगी। इसलिए जो हमारा एएस है दैट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अगर तुमको इसका एक डिटेल चीज़ चाहिए है कि कैसे लिखते हैं तो प्लीज़ संदीप गर्ग में वो टॉपिक को देखो, उसकी फ़ोटो भी मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ताकि तुम उसको एग्जैक्ट लिख सको अपने आंसर में। तो यार अभी तक हमने देखा कि जो हमारा एएस जो होता है वो हमारी जो नेशनल इनकम है उसकी इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पर मतलब क्या है, देखो जब मैं तुमको डिस्पोजेबल इनकम पढ़ा रहा था, मैंने अभी पढ़ाया था एग्रीगेट डिमांड में, तो वहाँ मैंने क्या बोला था कि इनकम जो होता है या तो तुम उसको खर्च करोगे यानी कि कंजम्पशन करोगे, या तो सेव करोगे। यानी कि इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि y इक्वल्स टू सी प्लस एस, तो खर्चा करोगे या तो सेव करोगे। और मैंने अभी क्या बताया तुमको, जो ए एस है दैट इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि ए एस का मतलब भी, यानी कि ए एस का फॉर्मूला भी क्या हो गया, सी प्लस एस, यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके इसका एक फॉर्मूला अभी हमने डेराइव कर लिया। तो बस मैं इसको साइड में लिख देता हूँ छोटे से में कि ए एस इक्वल्स टू क्या है, वाई प्लस, सॉरी ए एस इक्वल्स टू क्या है, सी प्लस एस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम ए एस के बारे में और पढ़ेंगे। इसके लिए टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाते हैं, इनकम को देख लो भाई, 0 होती है, 100 का डिफरेंस होता है, मैंने बता दिया है पहले ही, 400। तो बाई चांस अगर बनाने जाती, बाई चांस तुमको पता रहेगा कि इनकम कैसे चलता है। कंजम्पशन का मैंने तुमको बता दिया है कि जो 40 है वहाँ से चालू होता है, तो 40 तुम्हारा ये हो जाएगा, 40 और 80 का डिफरेंस रहेगा, तो ये जाएगा 40 और 80 120, ये हो जाएगा तुम्हारा 200, हो जाएगा तुम्हारा 280, हो जाएगा तुम्हारा 360 और 440। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके तुम्हारा कंजम्पशन बन गया। सेविंग तुम्हारा कैसे बनेगा, सेविंग तुम्हारा हमेशा चालू होगा 40 से ही, लेकिन नेगेटिव में, और 20 का डिफरेंस रहेगा, तो -20 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 20, 40, 60, ऐसे करके ये जो चीज़ है वो चलती रहेगी। तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनेगा, एग्रीगेट सप्लाई मैंने बताया कंजम्पशन और सेविंग से चलता है, तो कंजम्पशन और सेविंग को प्लस करोगे तो 40 - 40 0 हो जाएगा, और 120 - 20 हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500। बहुत सही चीज़ है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर तुम्हारा जो इनकम है और तुम्हारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो सेम आ रही है। कैसे सेम आ रही है, क्योंकि मैंने अभी तुमको बताया था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे वैसे होगा, और यहाँ पर ये चीज़ हमने डिराइव करी, देखो 0 0 बिल्कुल सेम आ रही है एग्रीगेट सप्लाई और इनकम। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ जो है कुछ नहीं है, इसके ग्राफ में एक लाइन खींच देना ऐसे, और यहाँ पर 40 डिग्री लिख देना। ये हो जाएगा तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई, ये तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई हो गया। इसको मैं इनकम भी बोल सकता हूँ, यानी कि इनकम का ग्राफ भी है। ठीक है, तो इनकम तुम्हारी 45 डिग्री पे जा रही है। ठीक है, ऐसे करके जो है मैं ये ग्राफ बना देता हूँ। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं हमारे कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर। तो यार राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, राइटिंग थोड़ी ख़राब रहती है। तो कंजम्पशन फंक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है, देखो कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है कि आप अपनी इनकम का कितना पार्ट जो है वो कंज्यूम करोगे। यानी कि बेसिकली हर कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करेगा। फॉर एग्जांपल यार, अगर आपके पास 100 रुपये, तो 100 रुपये में से कोई बंदा हो सकता है वो 30 रुपये खर्च करे, कोई हो सकता है वो 50 रुपये खर्च सके, वो 70 रुपये खर्च। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ग्राफ बनता है, दैट इज़ यहाँ पर तुमने ये ग्राफ बनाया, यहाँ पर तुम्हारा फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला खेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें लेना पड़ेगा कंजम्पशन, और नीचे यार ज़्यादातर केसेस में तुम्हें इनकम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर तुमने क्या किया, बेसिकली तुमने इनकम बनाई। इनकम हमेशा ऐसे बनेगी, तुम कहोगे सर ये एग्रीगेट सप्लाई है, मैं बोलूँगा इनकम है। ठीक है, दोनों इक्वल होते तो दोनों का 45 डिग्री बनेगा। कंजम्पशन मैंने बताया था कभी भी यहाँ से नहीं बनता, वो कहाँ से बनता है, थोड़ा सा ऐसे बनता है। मैंने इसको यहाँ पर बनाया। अब ये यहाँ पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई है, या फिर एग्रीगेट सप्लाई नहीं, ये इनकम है। ठीक है, अब इसको एग्रीगेट सप्लाई नहीं बोलेंगे, इसको कंजम्पशन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो,
यहाँ पर ये जो मेरे कंजम्पशन है दैट इज़ मोर देन इनकम। देखो इनकम नीचे है ना, नीचे है ये पार्ट ऊपर है, यानी कि कंजम्पशन मेरा ज़्यादा है इनकम से। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं अभी मेरी इनकम कम है पर मैं ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा हूँ। तो जब मेरी इनकम कम होती है और मैं ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा हूँ तो सीधी सी बात है यार कि यहाँ पर मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। क्या नहीं कर रहा हूँ? सेव नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी सेविंग नेगेटिव में जाती है। तो अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पर चीज़ बताऊँ तो 0 होता है, 100 होता है, 200 होता है, ये क्या है? मेरी इनकम है। और कंजम्पशन मेरा 40 होता है, 120 होता है, और फिर क्या हो जाता है? 200 होता है। तो ये जो सिनेरियो है ना वो यहाँ पर दिखाया गया। ये जो दो सिनेरियो थे तो यहाँ पर दिखाया गया है कि 0 लेवल 40 है कंजम्पशन, तो यहाँ पर इनकम कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है। यहाँ पर 100 है, 120। जब मेरे यहाँ पर आते हैं तो दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि दोनों पॉइंट जो हैं वो एक साथ है, इक्वल हैं। यानी कि यहाँ पर मेरे जो कंजम्पशन है दैट इज़ इक्वल्स टू वाई, और यहाँ पर मेरी जो सेविंग है वो भी 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? सेविंग जो है मेरी 0 हो जाती है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर सेविंग मेरी नेगेटिव में रहेगी इसके पहले, उसके बाद जो है मेरी जो सेविंग रहेगी वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन और इनकम जो है वो इक्वल है। तो अगर मैं 200 रुपये कमा रहा था, 200 रुपये खर्चा कर रहा हूँ, तो क्या अभी मैं सेव करूँगा? नहीं करूँगा। हाँ, पहले मेरी इनकम 0 थी और मैं 40 का कंजम्पशन कर रहा था, क्या मैं सेव कर पाऊँगा? कभी नहीं कर पाऊँगा। अब क्या हुआ? सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ। अब मेरी इनकम जो है वो 300 की हुई और अब मैं जो है 280 रुपये कंज्यूम कर रहा हूँ, यानी कि मेरा 20 रुपये बच रहा है। तो 20 रुपये कहाँ जा रहा है? ये सेव हो रहा है। और यहाँ पर अब देखो इस पॉइंट के बाद मेरा जो इनकम है वो बढ़ गई है, कंजम्पशन कम हो गया, अब ये ऊपर आ गया, ये नीचे रह गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है? तुम्हारी इनकम जो, ये सिनेरियो अब चालू हो गया कि तुम्हारी इनकम ज़्यादा और अब कंजम्पशन कम हो रहा है। इसलिए मैंने तुमको जब एग्रीड डिमांड पढ़ा रहा था तो वहाँ पर क्या पढ़ाया था? प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम इज प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब मेरा कंजम्पशन बढ़ रहा है तो एक टाइम तक तो बढ़ेगा, अच्छा खासा बढ़ेगा, लेकिन फिर कम होने लगेगा इनकम के लेवल पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स आ जाती है, पीपल स्टार्ट सेविंग। और यहाँ पर अगर मेरी 400 करूँगा तो ये कितनी जाएगी? 360 हो जाएगी, यानी कि मेरा जो कंजम्पशन अब कम होता रहेगा प्रोपोर्शनेटली इनकम से, और यहाँ पर ये चीज़ जो है वो हो जाएगी। तो इस पार्ट को, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेविंग है तो मैं इसको क्या बोलूँगा? डिस सेविंग बोलूँगा। क्या बोलूँगा? डिस सेविंग। ये पॉइंट जहाँ पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं, ये 200-200 वाला, इसको मैं क्या बोलूँगा? ब्रेक इवन पॉइंट। इसको याद कैसे रखेंगे? देखो एक एग्जांपल देता हूँ। तुम वहाँ पर बहुत खर्चा कर रहे थे, तुम्हें इनकम मिल रही है 100 रुपये मिल रही है, तुम खर्च कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, सेविंग बिल्कुल नहीं कर रहे थे, तो डिस सेविंग थी। तो अब तुमने क्या किया? एक ब्रेक लिया, अपनी लाइफ में एक ब्रेक लिया, एक अच्छी खासी मोटिवेशनल वीडियो देखी और फिर देखा कि यार तुम बहुत खर्चा कर रहे हो। तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? ब्रेक ले रहे हो और तुम्हारी लाइफ में जितने भी ऑड्स थे उसको इवन में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट तुम्हारा जो है यहाँ पर हो जाता है। मुझे पता है एग्जांपल बहुत बेसिक है पर ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट तुमने किया और अब यहाँ से तुम सेव करना चालू कर दोगे। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद से तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ रहा, अब तुम यहाँ पर सेव करना चालू कर दोगे। तो याद रखना, जब भी कंजम्पशन ज़्यादा होगा इनकम कम होगी, सेविंग बिल्कुल नहीं हो सकती। एक टाइम आएगा जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाएगी तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, सेविंग वहाँ पर 0 रहेगी। उसके बाद जब तुम्हारा जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो तुम सेव करना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर तुम्हारी सेव जो है वो पॉजिटिव चली आएगी। तो चलिए जल्दी से आप बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। तो यार सबसे पहले दो तरीके कंजम्पशन होते हैं, एक होता है एवरेज लेवल पर और एक मार्जिनल लेवल पर। एवरेज लेवल की बात करते हैं, इसको हम बोलेंगे APC, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पर हम क्या करते हैं? बेसिकली देख रहे हैं कि दोनों का रेशियो क्या है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्या आएगा? APC इज़ द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। भाई मेरे को ये सब समझ में नहीं आता, मैं बहुत ही छोटे स्कूल से पढ़ा हूँ। तो वो जो छोटे स्कूल है उसमें क्या पढ़ाया था कि बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारी जो इनकम है उससे कितना कंजम्पशन हो रहा है, एक गिवन लेवल ऑफ इनकम से बंदा कितना कंज्यूम कर रहा है, इसको मैं क्या बोलूँगा? APC, दैट इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी 100 रुपये की इनकम है और 20 रुपये उसने उसमें से कंज्यूम किया तो मेरा आंसर कितना जाएगा? दैट इज़ 0.2। तो ये मेरा कंजम्पशन हो गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके मैं जो है एवरेज लेवल पर यहाँ पर कंजम्पशन निकाल रहा हूँ। अब बात आ जाती है कि भाई इसका ग्राफ कैसे बनता, तो ग्राफ के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल कैसे बनाएंगे? इनकम और कंजम्पशन की बात चल रही तो उन दोनों को ले लेंगे। इनकम और कंजम्पशन में हमारा क्या हो जाता है? इनकम हमेशा 100 से चल रही है, फिर 200 हो रही है, फिर 300, 400, 500। लेकिन हमारा जो कंजम्पशन है वो कैसे चल रहा होता है? सबसे पहले 40 होता है, फिर 120 हो जाता है, फिर 200 हो जाता है, फिर 280 हो जाता है, फिर 360 हो जाता है, फिर 440 होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे यहाँ पर कंजम्पशन चल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों की आज हम लोग बात करने वाले। तो हम क्या करेंगे? इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे? C/Y कर दो तो 40/0 कितना हो जाता है? 40 हो जाता है APC।
यहाँ पर 120/100 करोगे तो 1.2 हो जाएगा आई थिंक सो। ऐसे करके तुमको हर चीज़ का निकालना पड़ेगा। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ जो है ऐसे करोगे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस भाई हर बार बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है कंजम्पशन ऐसे जाएगा, ठीक है। अब तुमको क्या करना, मैं तुमको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ इस ग्राफ को याद करने की। क्या होता है, इतना ज़्यादा इसमें मत पढ़ो, ज़्यादा ये आने भी नहीं वाला, ज़्यादा पूछा भी नहीं आता है। तुमको क्या करना है, बस ये जो इनकम है इसको ऊपर बना दो, और ये जो कंजम्पशन है ना, ये कंजम्पशन है, ये इनकम है, तो ये जो कंजम्पशन है उसको यहाँ बना दो। ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे होंगे उसको मैं APC बोलूँगा। तो APC क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तो ये तुम्हारा फॉर एग्जांपल O है, तो इसको तुम बोल दो OY, और ये अगर तुम्हारा समझ लो X है तो ये हो जाएगा O और X। तो बेसिकली अगर तो कोई तुमसे पूछेगा कि भाई APC क्या है, कंजम्पशन ऑफ ऑन इनकम, कंजम्पशन यहाँ पर क्या है, OX है, तो मैंने OX लिख लिया और इसको OY बोल दिया तो OY हो गया। सिंपल सी बात है, ये सेम चीज़ तुम्हारी बुक में दी हुई है, इसको देख लो एक बार। बस क्या करना है, ये लाइन बना दो, ख़त्म। ये मैड एंगल्स बना दो, ये मतलब काइट टाइप का लग रहा है मेरे को, पतंग ऐसे। तो चलो यार, अब हम लोग पढ़ेंगे हमारी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस में सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं देखा है तो यहाँ पर आता है APC कैन बी 0 मोर देन 1, इट कैन नॉट बी लेस देन 1, मतलब ये सब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, समझो इस बात को, ठीक है। अगर तुमको इस सबको याद रखना है तो इस फॉर्मूले को याद रखो, दैट इज C/Y, इसी से हम इन सबको डिराइव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो इनकम है दैट इज़ 100 और तुम्हारा कंजम्पशन जो है दैट इज़ 120, समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर भी अगर तुम देख सकते हो 100 था और 120 था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 1.2, जो कि 1 से ज़्यादा होगा। ये कब होता है तुम्हारा, यानी कि तुम्हारा APC मोर देन 1 कब होता है, ज़रा ध्यान से देखो, जब तुम्हारा जो कंजम्पशन है दैट इज़ मोर देन इनकम। जब भी तुम्हारा कंजम्पशन मोर देन इनकम होगा, तुम्हारा जो APC है वो मोर देन 1 आएगा। समझ में आ रहा है। सिंपल सी बात, इससे भी याद रख सकते हो कि तुम्हारा जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो 1 आंसर आता है, ठीक है, 1 से ज़्यादा आंसर आता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज APC इक्वल्स टू 1। APC इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब दोनों इनकम और कंजम्पशन इक्वल होंगे। कैसे हो जाएंगे, 200/200, दोनों को कैंसिल कर दो, 1 आंसर आ जाएगा। तो 1 अगर आंसर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया यहाँ पर ये जो है वो इक्वल, यानी कि जब भी कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं तुम्हारा जो APC है दैट इज़ इक्वल्स टू 1। अगर तुम देख सकते हो बुक में भी सब यही लिखा होगा, इससे ज़्यादा क्या लिखेंगे। APC कैन नेवर बी 0 की नहीं हो सकते भाई। अच्छा भाई 0 इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर एक बात को समझना, APC कभी भी 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। अब तुम खुद सोचो यार, APC जो है वहाँ पर कंजम्पशन तो होगा ही ना, कंजम्पशन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन आता ही आता है। तो अगर ऑटोनॉमस कंजम्पशन के कारण क्या होता है, कभी भी जो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकता। तो कंजम्पशन कभी 0 हो ही नहीं सकता, चाहे वो APC हो, MPC हो, सिंपल कंजम्पशन हो, कुछ भी हो, कभी 0 नहीं हो सकता। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ APC इज़ लेस देन 1। तो APC जो लेस देन 1 है, इसको मेरे को थर्ड पॉइंट में कवर कराना था पर चलता है। APC जो है दैट इज़ लेस देन 1, ओके, 1 से कम है। कोई भी चीज़ 1 से कम कब होती है, जब उसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। यानी कि बेसिकली APC कम कब होगा भाई, जब तुम्हारा जो इनकम है वो ज़्यादा होगी। तो अगर इनकम तुम्हारी ज़्यादा हो जाती है, फॉर एग्जांपल 200 रुपये या 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से तुमने कितना खर्च किया, सिर्फ 70 खर्च किया, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 0.7 आएगा। देखो लेस देन 1 आया, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके लेस देन 1 कब होता है, जब तुम्हारा जो इनकम है दैट इज़ मोर देन कंजम्पशन। अब इनकम मोर देन कंजम्पशन हो जाता तो इसमें तुम क्या लिखोगे कि पीपल स्टार्ट सेविंग, इसलिए हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर 1 से कम आ रहा है। अब जब हमारा लास्ट पॉइंट आता है दैट इज़ APC जो हमारा होता है दैट फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम। देखो चाहे APC हो, चाहे MPC हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर कंजम्पशन जो होता है पहले इनकम के साथ बढ़ता, अगर तुम इसी ग्राफ को भी देखो तो पहले वो कंजम्पशन बढ़ रहा था, पर एक टाइम आया जहाँ पर इनकम ज़्यादा होने लगी और कंजम्पशन अब कम होने लगा। तो मैंने तुमको पहले बता चुका हूँ भाई, लोग सेव करना स्टार्ट कर देते, लोग सेव करेंगे तो एक टाइम के बाद फॉल होने लगेगा हमारा APC। एवरेज में लोग कम कंज्यूम करने लगेंगे, वो सेव ज़्यादा करने लगेंगे। तो चलो यार, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ हमारा MPC। तो बेसिकली MPC में होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेना। MPC का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब तुम अपनी बुक में देखोगे वही डेफिनेशन फिर से मिल जाएगी, रेशियो ऑफ जितना भी तुम्हारा चेंज इन कंजम्पशन था और चेंज अपॉन इनकम। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, अब ध्यान से समझना, तुम जितना बढ़ा हुआ पैसा है, तुम्हारी इनकम कभी ना कभी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल पहले 100 थी, अब 120 हो गई, तो जो बढ़ा हुआ पैसा 20 रुपीज़ है ना, जो बढ़ी हुई तुम्हारी इनकम, इसको तुम कैसे खर्च करोगे ये बताता है MPC। फॉर एग्जाम्पल तुमने ये 20 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ अगर पूरा खर्च कर लिया तो 1 आंसर आएगा, समझ में आ रहा है, यानी कि तुमने पूरा कंज्यूम कर लिया। अगर तुमने इसमें से कुछ सेव कर लिया तो 0 कंजम्पशन हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा 0 आंसर आएगा।
ये 2 केस सिनेरियो ही उसमें होते हैं। अब चलो एक और सिनेरियो देख लेते, हो सकता है कि तुम इसमें से क्या करो, 20 रुपीज़ थी, इसमें से 10 रुपीज़ बस खर्च करो, हो सकता है 10 रुपीज़ सेव कर लो तो 0.5 आएगा। तो ये बेसिकली 3 सिनेरियो, 1 2 3, इन तीनों को मैंने लिख दिया। आगे जाकर यही, अभी अगर आगे आके पढ़ोगे MPC वेरीज बिटवीन 0 and 1, तो यही मैं बताऊंगा तुमको फिर से। इसके पहले यार MPC में एक चीज़ बस देख लो, दैट इज़ तुम्हारा ग्राफ कैसे बनाओगे, बहुत ही ईजी है। ग्राफ ऐसे बनाते हैं, हमने क्या करा था, बहुत सारे ग्राफ हो चुके, मैं तुम्हें टेक्निक बताता हूँ। तुमने APC का ग्राफ अभी पढ़ा, उसी को बना दो। APC का ग्राफ कैसे बनाओगे तुम, मैंने बताया था APC में कंजम्पशन बनता है, ये ऐसा बना दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या कंजम्पशन ही है, ये तुम्हारा इनकम मैंने फिर से बनाई है इसको देख करके, ये कंजम्पशन है, ये इनकम है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तुम्हारा ये, यहाँ पर ये, इसके अलावा यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब तुम कैसे करोगे, इसी को फॉर एग्जांपल तुमने OY मान लिया था और इसको हमने क्या मान लिया था, OX मान लिया था, तो मैं क्या बोलूँगा, APC जो है दैट इज़ OX/OY। समझ में आ रहा है। लेकिन हम MPC पढ़ रहे, तो MPC कैसे करोगे, ध्यान से देखना, इसी को और बढ़ा दो, इसको और एक्सटेंड कर दो, इसको और एक्सटेंड कर दो, और यहाँ से फिर से सेम चीज़ करो, यानी कि पहले पतंग बनाई थी, अब फिर से पतंग बनाओ। 2 पतंग बनानी, पहले एक पतंग बन गई, दूसरी पतंग बन गई। अब इसको बोल दो Y, इसको बोल दो Y1, इसको भी कुछ तुम इसको X नाम दे दो, इसको कोई और नाम दे दो, Y नाम दे दो। समझ में आ रहा है, Y नहीं दे सकते, Y दे चुके तो Z नाम दे दो। समझ में आ रहा है, तो ऐसे करके करना है। अब तुम्हारे पता कैसे चलेगा कि भाई क्या चीज़ क्या है, तो यहाँ पर MPC तुम्हारा क्या हो जाएगा, MPC देखो समझना बात को, MPC क्या होता है, बढ़ा हुआ कंजम्पशन, बढ़ी हुई इनकम। इनकम मेरी कितनी बढ़ी है, Y से Y1 हुई है, यानी कि ये जो पार्ट है तो मेरा क्या हुआ है, बेसिकली Y से Y1, तो बेसिकली Y और Y1 मेरा क्या हो गया, बढ़ा हुआ इनकम हो गया। कंजम्पशन कैसे देखेंगे, कंजम्पशन जो है मेरा बेसिकली पहले जो कंजम्पशन था वो यहाँ था, अब यहाँ पर हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो पार्ट है ना, इसको मैं बोलूँगा मेरा कंजम्पशन। तो अगर मैं इसको Z और इसको P नाम दे देता हूँ, तो PZ जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा कंजम्पशन। तो ऐसे करके तुम्हें जो ग्राफ है बिल्कुल यहाँ पर ड्रॉ कर देना, इन सबको नेमिंग कर देना और बोल देना जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होता है इसको मैं MPC बोलता हूँ। ये क्या था, APC था, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन क्या हो गया, MPC हो गया। सेम चीज़ करना है, नेमिंग एक बार ध्यान से देख लेना कि क्या कैसे नेमिंग करते हैं, और तुम्हारा जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाता है। इसकी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, 2-3 एक्चुअली, लेकिन वो एक ही है। सबसे पहले ये आती है दैट MPC वेरीज बिटवीन 0 and 1। तो ये मैंने तुम्हें अभी सॉल्व करके बता दिया कि भाई अगर तुम 20 रुपये को पूरा कंज्यूम कर लोगे तो 1 आएगा, 20 को बिल्कुल कंज्यूम नहीं करोगे तो 0 आएगा, और इस 20 को आधा कंज्यूम करोगे तो 0 से 1 के बीच में आएगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि 0 से 1 के बीच में हमेशा वैरी कर रहा होता है। सेकंड पॉइंट आएगा दैट MPC ऑफ रिच इज लेस देन पुअर, या फिर जो पुअर का है वो MPC ज़्यादा होता है, रिच का लेस होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि अगर रिच लोग जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, उनकी बेसिक नीड्स ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी हैं। अब अगर उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, तो ऑफकोर्स ये बात है वो उनको सेव करेंगे। तो हमेशा उनका जो MPC है ज़्यादातर टाइम 0 आएगा, क्योंकि वो उसको सेव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। पर अगर मैं एक गरीब इंसान की बात करूँ जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो वो क्या करेगा भाई, वो क्या करेगा, जितनी भी उसकी एडिशनल इनकम है उसको खर्च करेगा, यानी कि उसका MPC कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर जो MPC है वो पुअर का हमेशा ज़्यादा होता है और रिच का कम होता है। क्लियर है बात। अब जो लास्ट पॉइंट आता है दैट इज MPC फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। तो याद एक चीज़ रखना, कभी भी APC हो, MPC हो, सिंपल कंजम्पशन हो, एक टाइम आने के बाद भाई वो फॉल होगा ही होगा। क्यों फॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो MPC है, या चाहे APC है, चाहे कंजम्पशन है, वो इनकम के जो बाद होता है वहाँ पर लोग सेव करने लग जाते हैं। लोगों का नेचर होता है कि जब उनकी इनकम बहुत बढ़ जाती है तो सेव करने लगते हैं। आप खुद सोचो भाई, आपके पास अभी 1000 रुपये, आप 1000 रुपये खर्च करो, पर अगर 1 करोड़ रुपये मैं आपको दे दूँ तो उसमें से क्या पूरे 1 करोड़ एक बार में खर्च कर दोगे, पूरे जाकर कसिनो में लगा दोगे? नहीं ना, उसमें तो कुछ पार्ट सेव करके रखोगे ताकि आगे जाकर अगर रिस्क आती है तो आपके पास जो है पैसा बचा रहे। तो ऐसे करके जो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेविंग फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर सेविंग फंक्शन जो होता है उसको अपन को ध्यान से देखना है कि क्या होता है ये चीज़। तो सबसे पहली बात है सेविंग फंक्शन में, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक रिलेशनशिप किसके बीच में, इनकम और सेविंग के बीच में। क्या तुम इनकम से कितना पार्ट सेव करोगे। तो इसका ग्राफ जो है वो बहुत ईजी है। ग्राफ कैसे बनाओगे यार, देखो सिंपल सी बात है, ये है तुम्हारा ग्राफ। अब क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि पहले जो सेविंग है वो कैसे स्टार्ट होती है, हमेशा -40 यानी कि नेगेटिव रहती है, उसका 0 होती है, उसके बाद फिर 20 होती है, 40 होती है, 60 होती है। ये क्या हो रही है तुम्हारी सेविंग। इनकम तुम्हारी कैसी होगी, 0, 100, 200, 300,
400 500, समझ में आ रहा है, ऐसे चालू होती है। तुम क्या करोगे यहाँ पर सेविंग के लिए नेगेटिव से स्टार्ट करोगे और इसको यहाँ पर ऐसे कर देना, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी इनकम, ये वाई एक्सिस नहीं है, ये इनकम का साइन बनाया मैंने, ठीक है, इनकम। और यहाँ पर तुम्हारा हो गया ज़ीरो, ये हो गई तुम्हारी सेविंग। ये जो पार्ट हो गया तुम्हारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो गया। यहाँ पर भी अगर तुम ऑटोनॉमस कंजम्पशन देखोगे क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई उसी के कारण तो नेगेटिव में सेविंग जा रही है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, सेविंग जब नेगेटिव हो गई, ये जो पॉइंट है इसको मैं क्या बोलूँगा, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर जो सेविंग है दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगी और इसके बाद जो तुम्हारी सेविंग है पॉजिटिव में चली जाएगी। अब अगर तुम इसके जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखोगे उसमें यही लिखा हुआ कि सेविंग इक्वल्स टू ज़ीरो है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ऊपर जा रहा है। तो यार मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, तुम खुद से पढ़ लो कि मुझे पता है। अब चलो चलते हैं हमारे APS और MPS के ऊपर। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं हमारे APS के ऊपर। तो बेसिकली APS क्या होता है, APS जो होता है तुम्हारा सेविंग और जो हमारा इनकम होता है उसका एक रिलेशनशिप है। तो बेसिकली कितनी इनकम से तुम कितना सेव कर रहे हो उसको मैं क्या बोलूँगा, APS यहाँ पर बोल दूंगा। अब APS में यार सबसे पहले तुमको क्या समझना है, APS का तुमको यहाँ पे ग्राफ समझना पड़ेगा। ग्राफ कैसे बनाओगे, सेम तरीके से बनाओगी। ये तुम्हारा ग्राफ है, नीचे ये किया, यहाँ से तुम्हारा नेगेटिव से सेविंग चालू हुई, तो ये तो सेविंग है यहाँ पर चालू हो रही, तो ये तुम्हारा सेविंग है, ये तुम्हारी इनकम है। ये तुमने एक लाइन खींची, इसको तुम क्या बोल दोगे, ब्रेक इवन पॉइंट, फिर से बोल दोगे, तो ये तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल आया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करोगे तुम, इसको बनाने के लिए जो तो अगर तुमको APS बनाना है तो कैसे करोगे, वही काइट बनाना पड़ेगा हमारी पतंग। ये जो है ये ऐसे जाएगी और यहाँ पर जाएगी, तो ये तुम्हारा इसके बीच से निकल जाएगी। तो अगर मैं इसको ध्यान से बनाऊँ तो ऐसे करके ये जो है ये यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब तुमको क्या लिखोगे यहाँ पर, इसको तुम कुछ भी मार्किंग दे देना, ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट को डिवाइड कर देना और तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके तुम APS का ग्राफ बना दोगे। अब यहाँ पर इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सबसे पहले होता है APS कैन नेवर बी, APS जो है कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। तो APS जो है कैन नेवर बी वन, देखो क्यों नहीं हो सकता मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यार फॉर एग्जांपल इसी को लेते हैं कि अगर तुम्हारी जो 100 रुपये की इनकम है तो तुम मुझे बताओ 100 रुपये से क्या तुम 110 रुपये कर सकते हो, क्या 110 रुपये तुम सेव कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, 100 रुपये से कम ही होगी। और क्या तुम पूरी चीज़ भी सेव कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, तुम पूरा सेविंग नहीं कर सकते, इसलिए APS जो होता है वो कभी भी वन और मोर देन वन नहीं हो सकता। APS कैन बी ज़ीरो, हाँ APS जो है वो ज़ीरो हो सकता है, यानी कि मैंने क्या किया 100 रुपये को जो है पूरा कंज्यूम कर लिया तो यहाँ पर मेरी सेविंग ज़ीरो जाएगी और आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा, यानी कि APS जो है वो यहाँ पर ज़ीरो हो सकता है। APS जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि वो नेगेटिव हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि भाई जब तुम्हारी जो लेवल ऑफ इनकम होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम होती है, वहाँ पर तुम्हारे पास पूरा जो तुम्हारा पूरा फोकस होता है वो किस पे होता है, कंजम्पशन पे होता है। तो उस टाइम पर जब तुम्हारा कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो तुम्हारी सेविंग्स है वो नेगेटिव चली जाती है। APS विद द राइज इन इनकम, तो APS जो होती है वो इंक्रीज़ होता है विथ द राइज इन इनकम। तो जैसे जैसे तुम्हारी इनकम इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे तुम्हारा जो APS है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं हमारे MPS के ऊपर। तो बेसिकली MPS क्या हो जाता है, MPS हो जाता है तुम्हारा चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। कितनी इनकम से कितना सेव करोगे, कितनी बड़ी हुई इनकम से कितना सेव करोगे, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले मेरी जो इनकम थी 100 थी, अब 120 हो गई, तो यहाँ पर वो जो 20 रुपये एडिशनल इनकम है, क्या मैंने इसको सेव किया, तो अगर सेव कर रहा हूँ तो उसको मैं क्या बोलूँगा, MPS बोलूँगा, नहीं कर रहा हूँ तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशनल इनकम की बात की जा रही है कि हम उसको सेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक पतंग बनाई थी उसके ऊपर से फिर से एक पतंग बना दो, कैसे बनाओगे देखो मैं बता रहा हूँ, ये गया ये और ये एक और पतंग बनानी, समझ में आ रहा है। तो ये जो हमारी काइट है वो कैसे करोगे तुम, यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से, तुमको क्या करना है, ये जो तुम्हारा सेविंग है ये बड़ी है तो इसको ले लो, तो ये जो तुम्हारा पार्ट है ना ये पार्ट देखो, ये जो पार्ट है ना ये, तो अगर तुमने इसको OX माना है, फॉर एग्जांपल O तो यहाँ पर मान लेते हैं, तो अगर तुमने इसको XY माना है तो तुम्हारा जो MPS है वो कितना हो जाएगा, XY हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा सेविंग है। और तुम्हारी जो इनकम है वो कैसे बढ़ी है, देखो सबसे पहली बात ध्यान से देखो, पहले तुम्हारी इनकम Y थी, अब Y1 हो गई, तो Y1 लिख देना। और तुम्हारा जो है यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट जो है तुमने उसको जो है यानी कि बेसिकली ये और ये पार्ट जो है उसको तुमने डिवाइड कर दिया है, और ये जो पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं MPS, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है मैंने थोड़ा सा बता दिया है, इसको एक बार देख लेना, तुमको समझ में जाएगा। अब बात आ जाती है यार कि जो MPS है उसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, बस एक ही ऑब्जर्वेशन है कि इट वेरीज बिटवीन 0 and 1। तो जैसे तुमने MPC में किया था वही इसमें होता है कि यार तुम एडिशनल पार्ट को जो है अगर पूरा या तो सेव कर लोगे या तो ख़त्म कर दोगे। तो अगर पूरा सेव कर लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 20 रुपये, तो 20 रुपये को पूरा सेव कर लिया तो 1 आंसर आ जाएगा। 20 रुपये में से कुछ भी सेव नहीं किया तो 0 आंसर आएगा, समझ में आ रहा है, तो 0 आंसर आएगा। तो इट वेरीज बिटवीन 0 and 1।
तो चलो यार जल्दी से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कुछ नए फॉर्मूलेज बनाएंगे, उसका जो डेरिवेशन है वो तुमको बिल्कुल नहीं आने वाला एग्जाम में। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, एक बार बस एक का बता देता हूँ। जैसे कि तुम्हारा होता है यहाँ पर y इक्वल्स टू सी प्लस एस, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक फार्मूला होता है कि इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। या तो तुम दो चीज़ में करते हो, इसको तुम क्या करोगे, y से डिवाइड कर दोगे। तो अगर तुमने इसको y से डिवाइड कर दिया सब कुछ, ठीक है, ये सबको y से डिवाइड कर दिया, सेविंग को भी कर दिया, तो y को y से डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा, c को y से डिवाइड करोगे तो MPC आएगा, सॉरी APC आएगा, मैंने गलत बोल दिया, APC आएगा, प्लस s को y से डिवाइड करोगे APS आएगा। इससे तुम्हारी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या बनती है कि यहाँ पर APC और APS जो है वो 1 है। समझ में आ रहा है? अगर तुमको इसको सिंपल लॉजिक से समझना है तो क्या है कि यार अगर तुम जितना भी कंजम्पशन करते हो और कितना भी सेविंग करते हो, अब चाहे वो एवरेज हो चाहे ऐसे हो, भाई एवरेज को भी प्लस करोगे तो 1 ही आएगा ना आंसर। अब अगर तुम बढ़ी हुई इनकम और बढ़ी हुई सेविंग को भी प्लस करोगे तब भी 1 ही आएगा। तो इसी से एक और क्या बन जाता है, 1 इक्वल्स टू MPC प्लस MPS। तो ये तुम्हारा सेकंड फार्मूला हो गया यहाँ पर। अब इसी के बाद आता है कंजम्पशन फंक्शन का फार्मूला। कंजम्पशन फंक्शन को देखो बहुत इजी है, मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली तुमको फार्मूला समझाता हूँ। C बार प्लस BY, यहाँ पर B तुम्हारा क्या है, B इज इक्वल्स टू MPC, ठीक है। बात को समझना, कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन का मतलब होता है तुमने जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कितना कंजम्पशन किया। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो तुम कंजम्पशन करते हो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोल रहा हूँ। इसमें तुमने क्या ऐड किया, तुमने ऐड किया जो आगे जाकर तुमने जो कंजम्पशन किया। तो जब तुम आगे कंजम्पशन कर रहे हो तो उसको मैं क्या बोलूँगा, एडिशनल इनकम पर जब तुम कंजम्पशन कर रहे हो तो उसको MPC बोलते हैं। तो MPC को मैंने यहाँ पर किया और यहाँ पर उसमें मैंने Y को इनटू कर दी। बस सिंपल सी बात है कि बड़ी हुई इनकम पे तुम कितना कंजम्पशन कर रहे हो तो वो ऐसे निकालेंगे। तो एक फार्मूला तुम्हारा जो है ये बन जाता है। लास्ट फार्मूला क्या बन जाता है, S इक्वल्स टू माइनस C बार। अब देखो इसको भी समझाता हूँ, प्लस 1 माइनस BY। इसका मतलब क्या हो जाता है कि भाई देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, सेविंग है, माइनस C बार का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस C बार का यहाँ पर मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर नेगेटिव टाइम पे जब तुम सेविंग कर रहे थे तो जब ग्राफ बन रहा था तो कैसा बन रहा था, सेविंग का नीचे साइड से बन रहा था। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट आ रहा था इसको मैं माइनस C बार बोल रहा था। तो माइनस C बार जो है यहाँ पर आ जाता सेविंग में और इसका प्लस करते हो तुम 1 माइनस B। 1 माइनस B क्या है, MPS है। तो ऑफकोर्स अगर मैं यहाँ पर बढ़ी हुई कंजम्पशन को MPC बोल रहा था तो यहाँ पर बढ़ी हुई सेविंग को क्या बोलूँगा, MPS बोलूँगा। और यहाँ पर इनकम को फिर से कर दिया। तो सेम तरीके से मैंने सेविंग को भी यहाँ पर डिटरमाइन कर दिया है। तो चलो यार अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा दो तरीके के अप्रोचेस, दैट इज़ ADAS अप्रोच एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो देखो ADAS अप्रोच कैसे होती है, देखो समझना बात को। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब AD जो है दैट इज़ इक्वल्स टू AS, यानी कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो जब एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आती है तब हम उसको क्या बोलते हैं भैया यहाँ पर कि ये जो है इक्विलिब्रियम लेवल है। तो ये मैंने बहुत आसानी से बोल दिया, पर हमको इसको पूरा डिराइव करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इसके इफेक्ट से क्या होता है, ठीक है, और कैसे ये जो AD और AS है ये अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है। तो AD क्या हो जाता है भैया, हमारा डिमांड आता है, एग्रीगेट सप्लाई हमारी जो होती है इनकम की इक्वल होती है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, आप स्टार्टिंग कैसे करोगे इस अप्रोच को बताने की, सबसे पहले आपको AD के जो कॉम्पोनेंट्स उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यानी कि कंजम्पशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है, कंजम्पशन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, ये सब चीज़ आपको बताना पड़ेगा। इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम, समझ में आ रहा है, बट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम। ये सब चीज़ें तुमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल के लिए Y कर लो, AD कर लो, AS कर लो, ठीक है। अब अगर तुम बुक देखोगे तो उसमें कंजम्पशन भी दिया है, सेविंग भी दिया है, तो अब तुम एक बार देख लेना, ठीक है। लास्ट में तुम AD और AS ही काम आने वाले। तो अगर तुमने Y बनाया, AD आया, AS आया, कैसे करोगे, ये हमेशा भैया 100 से चलता है, बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। 400 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा इसमें। AD जो है वो तुम 80 के डिफरेंस से ले सकते हो। तो सबसे पहला 80 रहेगा, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 6 8 ज़ा 48, 7 8 ज़ा 56, ठीक है। ऐसे करके हम इस टेबल को करेंगे। उसके बाद फिर AS क्या होता है, अब मैंने तुमको बताया था AS और Y जो है इक्वल होता है। तो तुम क्या करोगे, 0 100 200 300 4 500 600, ठीक है, दोनों सेम आएंगे। इसके बेसिस पर ग्राफ कैसे बनेगा, देखो समझना बात को। ग्राफ जो है AS का ऐसे बनेगा, सब जानते हो 45 डिग्री पर रहता है। मैंने AD का ग्राफ भी तुमको पढ़ा चुका हूँ। AD का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है AD का ग्राफ, ठीक है।
ये जो पॉइंट है इसको मैं क्या बोलूँगा, ब्रेक इवन पॉइंट? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते, ब्रेक इवन पॉइंट बोल देते इसको, नहीं यार, ये जो है तुम्हारा फुल इक्विलिब्रियम लेवल है। यहाँ ये जो है मैं कहूँगा जो ए डी है दैट इज़ इक्वल्स टू ए एस। तो मेरा पेन जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। A few moments later. फिर फाइनली ये चलना चालू हो गया है। तो जो ए डी है दैट इज़ इक्वल्स टू ए एस, तो यहाँ पर मेरा ए डी जो है दैट इज़ इक्वल्स टू ए एस हो जाएगा। और इस लेवल को मैं बोलूँगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या हो जाता है, जहाँ पर जितने लोग काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क है, उनको काम मिल जाता है उनके एग्जिस्टिंग वेज रेट पर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर मैं काम करना चाहता हूँ मेरे को मिल रहा है, मतलब सारे लोगों को इकोनॉमी में काम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सब इमेजिनरी है, ठीक है, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना लाइफ में। तो यहाँ पर जो है ए डी ए एस अप्रोच जो है हमको समझ में आ रही है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर इससे मतलब क्या निकला, मतलब इतना हमने किया तो अब इससे कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमारी होती हैं, दो सिचुएशंस आती है कि अब अगर ए डी ए एस से इक्वल होता है या फिर उससे बढ़ता है या इक्वल होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे कि यहाँ पर ए डी ए एस इक्वल होता है, जहाँ पर इक्वल थे, समझ में आ रहा है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम लेवल था, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल था। यहाँ पर अगर आप टेबल पे देखोगे तो जहाँ पर ये 400 वाला जो है ना, ये देखो यहाँ पर जो ए डी और ए एस है वो इक्वल है, और जहाँ पर भी इक्वल होता है वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है। अच्छा, इसके पहले की सिचुएशन देखते हैं। इसके पहले क्या था, हमारा जो ए डी था वो ए एस से ज़्यादा था। देखो यहाँ पर ये 0 था, ये 80 था, ये 100 था, 160 था, ये 200 था, 240 था, ठीक है, 300 था, 320 था। तो यहाँ पर जो हमारा ए डी है दैट इज़ ग्रेटर देन ए एस। इसका उल्टा यहाँ पर होगा, देखो ज़रा, इसके बाद इक्विलिब्रियम लेवल के बाद क्या हो रहा है हमारा, ये पास हो गया, 480 हो गया, ये 600 हो गया, 560 हो गया, यानी कि यहाँ पर मेरा जो ए एस है दैट इज़ ग्रेटर देन ए डी। समझ में आ रहा है? फिर ए डी जो है यहाँ पर कम है, पहले ए डी ज़्यादा था अब कम था। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होता है ये हमको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिचुएशन आ जाती है व्हेन ए डी इज़ मोर देन ए एस, ठीक है। इसको मैं बुक से देख करके पढ़ाऊंगा तो तुमको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर बुक में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन प्लान्ड इन्वेस्टिंग, यहाँ पर जो प्लान्ड स्पेंडिंग है, प्लान्ड स्पेंडिंग में क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्लान्ड की बात कर रहा हूँ, जितना मैंने प्लान करके रखा था। समझ में आ रहा है? तो मेरी जो प्लान्ड स्पेंडिंग है, तो यहाँ पर देखो ए डी को कितनी प्यार से बुलाया गया है, प्लान्ड स्पेंडिंग। अब देखो हम सब लोग जानते हैं कि ए डी का मतलब होता है खर्चा करना, सारे सेक्टर जो हैं वो खर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो खर्चा जो होता है हमारा दैट इज़ ग्रेटर देन ए एस, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पर जो मेरा प्लान्ड स्पेंडिंग है दैट इज़ ग्रेटर देन ए एस, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि प्लान्ड आउटपुट। समझ में आ रहा है? इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लान्ड आउटपुट बोल रहा हूँ। ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इनको प्लीज़ अच्छे से लिख करके आए, याद कर लें इनको। तो मेरा जो प्लान्ड स्पेंडिंग है वो मेरी प्लान्ड आउटपुट से ज़्यादा है, यानी कि लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, और मेरा जो आउटपुट है वो कम है, आउटपुट से ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट कंज्यूमर्स एंड फर्म्स आर बाइंग मोर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर जो हैं वो ज़्यादा खरीद रहे हैं यार, बाइंग मोर, बाइंग मोर। इससे क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा खरीदेंगे तो मेरे पास जो मेरी प्लान्ड इन्वेंट्री है, प्लान्ड इन्वेंट्री समझ रहे हो, यहाँ पर जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब जानते हो स्टॉक करके रखना। तो ये जो मेरी इन्वेंट्री है वो क्या होगा, देखो समझना बात को। अपने पास एक स्टोरेज थी, ये मेरे पास एक स्टोरेज है, यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है। लोगों ने क्या किया, ज़्यादा खरीदना शुरू किया। तो भैया एक बंदे ने लिया 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 लिया, सब लोग ऐसा सामान लेते जा रहे, तो कितना बचा, थोड़ा सा सामान बचा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरी जो प्लान्ड इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री थी, ये ख़त्म होती जा रही है, यानी कि ये फॉल हो रही है। तो मेरी जो प्लान इन्वेंट्री है वो फॉल होने लगेगी। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर एक किराने की दुकान होती है, किराने की दुकान में पीछे गोदाम है, तो वो जो गोदाम है वो ये प्लान्ड इन्वेंट्री है। ये प्लान्ड इन्वेंट्री का मतलब क्या, गोदाम है। अब लोग क्या कर रहे हैं, उसके पास ज़्यादा खरीदने के लिए आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अपने गोदाम अगर उसका खाली हो जाएगा तो उसको फिर से फिल करेगा, फिर से वहाँ पर इन्वेंट्री को फिर से रिकवर करेगा। रिकवर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, और सामान डालना पड़ेगा। और सामान कैसे लेकर आएगा, वो लेकर आएगा प्रोडक्शन करके। तो बेसिकली इसका इफेक्ट क्या आता है, हम प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। पर प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे भाई, मशीन्स का यूज़ करेंगे। लेकिन सेकंड चीज़ है कि मुझे और लोग चाहिए वो प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि मेरा एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्शन प्लस एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्लियर है बात, बहुत ध्यान से। मेरा जो गोदाम था वो खाली हो रहा था क्योंकि मेरा जो प्लान्ड स्पेंडिंग थी वो ज़्यादा थी प्लान्ड आउटपुट से। उस आउटपुट को रिकवर करने के लिए, प्लान्ड इन्वेंट्री को रिकवर करने के लिए मैंने प्रोडक्शन ज़्यादा किया, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी अपने आप ज़्यादा हो गया। तो ये कब तक होता रहेगा, जब तक मेरा एडी जो है फिर से एएस की इक्वल नहीं आ जाता है।
ये हो जाती है पहली सिचुएशन। चलो यार सेकंड सिचुएशन पे चलते हैं। तो यार अब जो मेरी सिचुएशन आती है दैट इज़ व्हेन एडी इज़ लेस देन एएस, यानी कि अब मेरी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से। यानी कि यहाँ पर क्या मतलब है कि जो मेरा प्लान्ड स्पेंडिंग है वो क्या है, वो लेस देन है प्लान्ड आउटपुट से। यानी कि मेरा जो प्लान्ड आउटपुट है वो ज़्यादा है, मेरे पास सामान ज़्यादा है, मेरे गोदाम में सामान ज़्यादा है, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको आने के लिए वो खरीद ही नहीं रहा है, तो वो कोई ख़रीदेगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यानी कि यहाँ पर कस्टमर जो है इज़ नॉट बाइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, और नॉट बाइंग गुड्स इन सर्विसेज। अब मैं क्या करूँगा, एज अ नॉर्मल बंदा अगर मेरी दुकान हुई तो मैं क्या करता, पहले जो सामान रखा हुआ है उसको जैसे तैसे करके मैं उसको निकालूंगा और मैं अपने प्रोडक्शन वाले से कह दूंगा कि भाई प्रोडक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो टू क्लियर द अनवांटेड इन्वेंट्री, यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, जो मेरी प्लान्ड इन्वेंट्री थी, क्योंकि किसी ने उससे सामान खरीदा ही नहीं, तो वो जो इन्वेंट्री थी, मेरा जो स्टॉक करके मैंने सामान रखा था वो बढ़ गया, और उसके बढ़ने के कारण क्या हुआ है यहाँ पर, क्योंकि वो स्टॉक बढ़ गया है तो अब मैं जो प्रोडक्शन है उसको रोक दूंगा। मैं कहूँगा भाई अब प्रोडक्शन नहीं करना है। अब तो अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो जाएगा, कंपनी कहेगी कि भाई छोड़ो इन लोग से क्या काम है। मतलब सिंपल सी बात है यार, जब तक प्रोडक्शन हो रहा था तब तक लोगों की ज़रूरत थी, अब प्रोडक्शन नहीं होता लोगों की क्या ज़रूरत है, लोगों को निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट छा जाएगा, प्रोडक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर एक तरीके से इकनॉमी के लिए सही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमेशा इकनॉमी में डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, सप्लाई उसके हिसाब से होती रहेगी, तो उससे क्या रहेगा, हमारा जो एडी है वो एएस इक्वल रहेंगे, उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा। पर यहाँ पर हमको क्या बता रहा जाए कि कब तक होता रहेगा, कब तक प्रोडक्शन बंद रहेगा, जब तक एडी और एएस इक्वल नहीं हो जाते। तो क्या हो जाता है, जब भी एडी एएस से ज़्यादा होता है, एएस या एडी से ज़्यादा होता है, कुछ भी ज़्यादा हो या कुछ भी कम हो, वो जब तक अपने आप ही इकोनॉमिक्स को सेटल कर लेती है। कैसे कर लेती है, एडी इक्वल्स टू एएस पे आकर के। तो ऐसे करके जो है हमारा ये जो अप्रोच है वो कंप्लीट हो जाती है। प्लीज़ इसको ध्यान से देखें, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलो यार जल्दी से चलते हैं हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच पर। तो देखो यार यहाँ पर हमारा जो एडी है दैट इज़ इक्वल्स टू एएस। तो एडी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, दैट इज़ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एएस का फॉर्मूला क्या होता है, वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस, यानी कि सी प्लस एस। तो अगर मैं सी से सी को काट देता हूँ तो आ जाता है इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग, या फिर सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो यहाँ पर इसके बेसिस पर ये आप शो कर देना पहले ही, इसके बेसिस पर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच करोगे। तो सबसे पहले सेविंग को डिफाइन कर दो, सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कर दो, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो यहाँ पर हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेने वाले हैं, ये चीज़ याद रखना। इसकी टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाओगे, वाई हो गया, सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। सेविंग कैसे लोगे, 20 के डिफरेंस से लोगे। सबसे पहले सेविंग -40 पर आएगी, फिर -20, फिर 0, फिर 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80। इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहती है, 40 मैंने पहले भी लिया था, इस बार भी मैं 40 लूँगा। मेरे को 40 नंबर पसंद है, मैंने पूरा 40 जो है इसको ले लिया। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ये जो यहाँ पर भी अब तुमको एक चीज़ नज़र आएगी कि कहीं ना कहीं ये इक्वल होंगे। हमें ध्यान से देखो तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर या इस लेवल ऑफ इनकम पर ये जो थे इक्वल थे, इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल हो गया। तो चलो यार अब ग्राफ बनाएंगे इसका इस टेबल के ऊपर से। तो तुमको क्या करना है, इस टेबल लेवल को साइड कर देना है। सबसे पहले तुमको एडी एएस का ग्राफ देखना है। एडी एएस से ही हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाओगे, एडी एएस का ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है इससे लाइन खींच दो नीचे तक, ठीक है, ये तुम्हारी लाइन आ गई। अब स्ट्रेट लाइन से तुमको क्या करना है, एक और ग्राफ बनाना है, ये ऐसे करके, ठीक है। अब तुमको ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट से यहाँ पर कहीं भी एक पॉइंट ले लो और यहाँ पर ऐसे इसको काट दो, किसको, सेविंग को, और जो सेविंग है ये नेगेटिव में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए ये जो है तुम्हारी सेविंग का ग्राफ है। अब यहाँ पर क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो त्रिकोण बना है, मतलब त्रिकोण नहीं, मतलब ये जो 3 लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको मैं क्या बोल दूँगा, इसको मैं बोलूँगा ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है एट फुल एम्प्लॉयमेंट। बस यही चीज़ इसमें होगी, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम लेवल होगा, और यहाँ पर जो है S इक्वल्स टू I हो जाएगा। बाकी तुम इसको नेमिंग कर दोगे, ये जो है S है, यहाँ पर C बार हो सकता है, यहाँ पर तुम्हारा जो है इसको इक्विलिब्रियम बोल दो, इसको कुछ कुछ नेमिंग कर दो। तो ऐसे करके तुम्हारा ये जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ आती है कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस लेवल पर सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट था, लेकिन इसके पहले देखोगे तो सेविंग कम थी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो जब सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो, सॉरी, जब इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा हो, वो ये वाला हो जाता है।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि तुम्हारा जो सेविंग है वो ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। यहाँ पर जो सेविंग है दैट इज़ मोर देन इन्वेस्टमेंट। तो चलो दोनों केसेस को जल्दी से देख लेते हैं। तो चलो यार, यहाँ पर पहला अप्रोच क्या आता है कि व्हेन सेविंग इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट। कैसे इसको करोगे? बहुत ईजी चीज़ है। तो हमने क्या किया, ये जो सेविंग है अगर वो लेस देन इन्वेस्टमेंट है तो उसमें क्या हो गया, मतलब तुम्हारी जो प्लान्ड सेविंग है, देखो यहाँ पर भी प्लान्ड वर्ड यूज़ होगा, प्लान्ड सेविंग है दैट इज़ लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? पहला तो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लोग जो हैं अब वो ज़्यादा सेव नहीं कर रहे। कस्टमर इज़ नॉट सेविंग, कंज्यूमर्स आर बाइंग मोर। समझ में आ रहा है यार? नॉट सेविंग, इसका मतलब क्या होगा कि अगर लोग सेव नहीं कर रहे इसका मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, मतलब खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर खर्चा ज़्यादा करेंगे तुम्हारी जो प्लान्ड इन्वेंट्री है, गोदाम था अपना जो, उससे फिर चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी गायब होने लगेंगी। तो वो गोदाम फिर से बना देता हूँ। तो ये जो चीज़ें थी इसको बहुत जल्दी लोग जो हैं खरीद रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये खाली होता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? खाली होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब पहले इतना था, अब कितना हो गया है? इतना हो गया है। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, समझ में आया? तो पहले ऊपर था, अब नीचे होता जा रहा है। ये तुम्हारा जो प्लान्ड इन्वेंट्री ख़त्म होती आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, अपने प्रोडक्शन को फिर से इंक्रीज़ कर दूँगा और अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी मेरा जो है बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ेगा। जल्दी से देखते हैं अब हमारी सेकंड अप्रोच क्या होती है। तो हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज़ सेविंग इज़ मोर देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग इज़ मोर देन इन्वेस्टमेंट में क्या करोगे, बहुत सीधी सी बात है, तुम्हारा जो प्लान्ड सेविंग है, प्लान्ड सेविंग दैट इज़ मोर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, सेव ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। इसका मतलब कंज्यूमर जो हैं वो ज़्यादा खरीद नहीं रहे हैं, दे आर नॉट बाइंग, दे आर सेविंग। अगर सेव ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा जो प्लान्ड इन्वेंट्री है इट विल, प्लान्ड इन्वेंट्री जो है इट विल राइज अबव द डिज़ायर लेवल, डिज़ायर्ड लेवल। तो मेरे डिज़ायर्ड लेवल से बढ़ जाएगी। इस लाइन को अच्छे से याद रख लेना। अगर इस डिज़ायर्ड लेवल से बढ़ जाती है तो मैं क्या करूँगा, अपना जो प्रोडक्शन है वो रोक दूंगा, क्योंकि बस गोदाम में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सामान है। तो मेरा सामान जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसके कारण मैं प्रोडक्शन को रोक दूंगा। और प्रोडक्शन को रोकने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरा एम्प्लॉयमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलो यार, अब मतलब समझते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब दिया था अपन ने कीन्स ने। ठीक है, कीन्स ने क्या बोला था, आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको जो है उसका रिटर्न मिलेगा। ये सब हम जानते हैं कि भाई जितनी ज़्यादा अगर अपन इन्वेस्ट करेंगे तो उतना ज़्यादा हमारा जो इनकम है वो बढ़ता जाएगा। सर ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है कि जितने ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो इनकम है वो बढ़ती आएगी। तो ये टॉपिक इसी पे फोकस है। तो हम यही देखेंगे कि भाई कितनी ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करे और उसके से 2000 रुपये की इनकम बन गई, तो 1000 इन्वेस्ट करे तो 2000 बन गई, काट दो कितना जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गई। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 टाइम से बढ़ गई। समझ में आ रहा है? अब क्या हो जाता है कि यहाँ पर MPC एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। MPC मतलब क्या होता है कि भाई इंक्रीज इनकम पे कितना कंजम्पशन हुआ। तो मैं यहाँ पर इंक्रीज इनकम की बात कर रहा हूँ। तो मेरा जो इंक्रीज इनकम होती है उसका मैं कितना पार्ट जो है कंज्यूम कर रहा हूँ उसको मैं क्या बोलूँगा, MPC। अब MPC और मल्टीप्लायर में कैसे रिलेशन होता है कि अगर आप ज़्यादा खर्चा करोगे, खर्चा यानी कि आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम का ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, ज़्यादा पार्ट खर्च कर रहे हो, उससे क्या होगा, वो किसी और की इनकम बन जाएगा, यानी कि आपका खर्चा किसी और की इनकम बन जाएगा। ये पॉइंट समझ में नहीं आया। फॉर एग्जांपल आपने डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खरीद के लाया 500 रुपये का, ठीक है, आपने 20 रुपये उसके टैक्सेस दिए और 10 रुपये आपने क्या दिया, डिलीवरी चार्ज दिया, तो आपका 500 रुपीज़ हो गया। 20 रुपीज़ आपने टैक्स दिया, 10 रुपये डिलीवरी चार्ज दिया। ये 500 रुपये किसकी इनकम हो गई, डोमिनोज़ वालों की। ये 20 रुपये किसकी इनकम हो गई, गवर्नमेंट की। ये 10 रुपये किसकी हो गई, वो डिलीवरी बॉय की। आपने 530 रुपये पे किया, आपको लगा हाँ बस मैंने पे कर दिया, खर्चा हो गया, पर इससे 3 लोगों की इनकम जनरेट हो गई है। समझ में आ रहा, गवर्नमेंट की भी, प्राइवेट वालों की भी और उस डिलीवरी बॉय की भी। समझ में आ रहा, तो इससे क्या हमको पता चलता है कि हम जो भी खर्चा कर रहे हैं उससे किसी और की इनकम बन रही है। तो यहाँ पर MPC और मल्टीप्लायर में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। तो जितना ज़्यादा MPC यानी कि जितना ज़्यादा खर्चा होता रहेगा, जितना ज़्यादा हायर होगा MPC, उतना ज़्यादा ही लोग खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उतनी ज़्यादा इनकम जनरेट होगी दूसरे लोगों के लिए, और जितना कम MPC होगा उतनी कम हमारा जो है मल्टीप्लायर होता जाएगा, यानी उतना कम मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर इनकम की बात हम कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार अब हम क्या करेंगे, एक एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, एक रिलेशनशिप बनाएंगे बेसिकली जिसके बीच मल्टीप्लायर और MPC के बीच। तो यार देखो, मल्टीप्लायर और MPC जो होता है इसके बीच में अगर आपको रिलेशनशिप करना है
तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे दिया हुआ है कैसे डेरिवेशन, वो डेरिवेशन नहीं आने वाला। आपको डायरेक्टली क्या समझना है कि k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC होता है, सिंपल सी बात है। तो ये आपका जो है एक फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव होगा। अगर इसका डेरिवेशन आपको देखना हो बुक में मिल जाएगा, मैं यहाँ पर इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई टाइम नहीं है, एग्जाम के लिए बढ़ना है। तो यहाँ पर जो है k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC ये हमारा हो जाता है। तो अगर यहाँ पर अब एक और चीज़ हो जाती है, दैट इज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। पर उससे पहले एक चीज़ समझो कि 1 माइनस MPC कहीं देखा सा नहीं लग रहा है। याद करो जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमारा एक और फार्मूला आता है, दैट इज़ k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1/MPS। सिंपल सी बात है, समझा। तो यहाँ पर दो फार्मूला हमारे डिराइव हो जाते हैं। फिर यहाँ पर हमारा जो मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है, तो अगर मैं मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मिनिमम वैल्यू देखूंगा मल्टीप्लायर की, तो वो कितनी हो जाएगी। देखो समझना बात को, जो हमारी MPC होता है, MPC वैरी हमेशा किसके बीच में करता है, 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में हमेशा हमारा MPC रहेगा। तो MPC 0 और 1 के बीच में रहता है, यानी कि इसका मतलब क्या, हम इन दोनों वैल्यू को डालेंगे। तो अगर मैं मिनिमम वैल्यू डालूंगा MPC की, तो चलो देखते क्या हो जाता है। तो अगर मैं 1/1 माइनस MPC, ठीक है, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, 1/1 माइनस 0 डालता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आंसर 1/1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर MPC कम रहेगा तो मल्टीप्लायर भी मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लोग ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे, और अगर ज़्यादा लोग खर्चा नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं हो पाएगी। अब इसी का एक सेकंड चीज़ देखो तो ये अपने आप समझ में आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। कैसे करोगे मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट, 1/1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू, मैंने 1 रखा है यहाँ पर, कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी 1/0 एंड दैट विल गोइंग टू बी इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है, 0 जब भी डिनोमिनेटर में आया यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप खर्चा कर रहे हो, 1 मतलब क्या, आपने अपनी जो इंक्रीज इनकम थी उसको पूरा आपने खर्चा कर दिया। यहाँ पर आपने इंक्रीज इनकम को सेव कर लिया था, इसलिए MPC 0 आ रहा था। तो 0 आ रहा था तो उसके कारण क्या हो रहा था, सिर्फ एक बार ही, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम एक बार ही वो मल्टीप्लाई होगी। पर यहाँ पर हमारा मल्टीप्लायर कितना हो रहा है, इन्फिनिटी। यानी कि अगर आप खर्चा करते जाते हो तो आपकी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होती रहेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टीप्लाई होती रहेगी। तो यही चीज़ यहाँ पर हमने देखी है। तो चलो यार, अब हम लोग जो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है उसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास राउंड गिवन है, कितनी बार हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है, कितनी बार हमारी इनकम जनरेट हो रही है, MPC MPS सब कुछ यहाँ पर हमने लिया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर से हमने क्या किया है, जो MPC है उसकी वैल्यू 0.9 ली है, और उसी के बेसिस पर मैंने 0.1 जो है वो MPS की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली है, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 होता है, तो अगर ये 0.9 होगा वो 0.1 अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले राउंड 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें मेरी जो इनकम रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 100 रुपये। अगर 100 रुपये की अगर मैंने इनकम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी हुई है, सॉरी अगर इन्वेस्टमेंट करी तो मेरी इनकम 100 की हो जाएगी। इसमें से खर्चा कितना होगा, 0.9 होगा, यानी कि इसका लाइक 90 रुपये ये हो जाएगा, और 10 रुपीज़ मैंने सेव कर लिए। समझ में आया। अब मैंने क्या बोला था, अगर ये मेरा खर्चा है तो ये खर्चा किसी और की इनकम होती है, तो ये फिर से इनकम बन गई हमारी। तो 90 रुपीज़, अब 90 में से 10% यानी कि 9 रुपये मैंने अगर सेव किए तो 81 मैंने कंज्यूम किया होगा। समझ में आ रहा है। इसके बाद फिर अगर मैं फिर से 81 जो है उसको चलाते जाऊँ तो ये कितना जाएगा, 8.1 हो जाएगा, और 8.1 अगर तुम 81 से माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 0 जो है वो तुम्हारी इनकम बन जाएगी। अब इसको फिर से तुम्हारी इनकम बन गई तो कितना हो जाएगा, 7290। 7290 में से फिर तुमने सेव किया, कितना किया, 10%, तो ये जाएगा तुम्हारा 7.29। तो तुम्हारा माइनस करो तो बचेगा आई थिंक सो 65.61। तो ऐसे करके जो तुम्हारी टेबल है चलती आएगी, और फिर एक टोटल आएगा। तो मेरे हिसाब से जो टोटल आना चाहिए दैट विल बी 1000। तो अगर 1000 में से तुमने अगर 10% सेव किया तो कितना हो जाएगा तुम्हारा MPS, ओके सॉरी 1000 यहाँ पर लिखेंगे तो 1000 तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जो तुम्हारा MPC है वो कितना जाएगा, 1000 में से 900 ये हो जाएगा तुम्हारा MPC, और 100 रुपये तुम सेव करोगे। तो ये टेबल कब ख़त्म होगी, जब तुम्हारा जो 100 है, समझ में आ रहा है, ये जो 100 है MPS और ये जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट और MPS जब इक्वल हो जाता है तो तुम्हारी टेबल ख़त्म हो जाती है। पर तुमको पता कैसे चलेगा कि यार ये जो है इसका टोटल आया। तो देखो सबसे पहली बात तो इतना पहले एक चीज़ समझ लो कि तुम्हारा मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा। मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा, तुम्हारी जो टोटल इनकम है और इन्वेस्टमेंट है कितना हुआ। तो देखो तुम्हारी जो टोटल इनकम बनी हुई कितनी बनी है, यहाँ पर 1000 बनी है, और तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 100 की थी तो कितना बन गया तुम्हारा, 10 टाइम्स बना। अब अगर तुमको कभी भी टोटल निकालना हो, कभी भी ये टोटल समझ में ना आए कैसे निकालना है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर तुमको एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज़ k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC।
तो अगर इससे मैं निकालता हूँ तो 1/1 माइनस 0.9 दैट विल बी 1/0.1, और अगर इसका काटो तो यहाँ 10 आ जाएगा, दैट विल बी 10 टाइम्स। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है, यहाँ जो आंसर आ रहा है वो तो सेम आ रहा है, यानी कि मैं MPC की मदद से भी अपना मल्टीप्लायर निकाल सकता हूँ। तो अगर 10 टाइम्स मेरे को पता पहले ही चल गया तो क्या मैं इसमें इनटू करके वो 10 टाइम्स ये नहीं निकाल सकता कि मेरी एक इन्वेस्टमेंट से टोटल कितना आएगा? समझ में आ रहा है ये चीज़? तो मैं क्या करूँगा, MPC की मदद से पहले से ही यहाँ पर जो है इनकम, या फिर मैं कह सकता हूँ जो मेरा मल्टीप्लायर है वो निकाल लूँगा MPC की मदद से, और फिर उस मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई कर दूँगा किसके साथ? इन्वेस्टमेंट के साथ। मेरी टोटल इनकम निकल आएगी। टोटल इनकम निकल आई तो तुम MPC निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, MPS निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ऐसे करके मेरे जो वर्किंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना। अच्छा, एक और बता देता हूँ, K = 1/1 MPS। तो बेसिकली अगर ये 1 माइनस MPC तो MPS है। तो अगर K = 1/0.1 करूँगा तब भी 10 आंसर आएगा, 10 टाइम्स। उससे भी मैं निकाल सकता हूँ। तो अगर मुझे MPC गिवन है चाहे MPS गिवन, मैं उससे डायरेक्टली मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, फिर उससे जो मेरी टोटल इनकम है वो भी निकल जाएगी। तो ऐसे करके हमने जो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है वो ख़त्म कर लिया है। इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, वो बहुत ज़्यादा ईजी है। बस उसमें बस 1-2 चीज़ें हैं जो कि आप खुद से कर सकते हैं। तो यार इसी के साथ हमने ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, और उसके बाद फिर हम एक अपना लास्ट चैप्टर डेफिसिट डिमांड जो है उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। तो चलो यार अब सॉल्व करेंगे हम एक न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल में अगर तुम देखोगे तो मुझे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दी गई है। इनकम दी गई है, कितनी इनकम दी गई है यहाँ पर? दैट इज़ 12,000 करोड़। ओके, 12,000 करोड़ की इनकम दी गई है। यहाँ पर MPC और MPS जो हैं वो एक रेशियो में दिए गए हैं, दैट इज़ 3:1। इस रेशियो को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3/4 और 1/4 के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तो 3/4 और 1/4 के फॉर्म में। इसके अलावा यार आगे जो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट है उसको नीडेड है, दैट इज़ नीडेड। तो कितना टू रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ 20,000। तो मेरे को एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकालना है, यानी कि मेरे को डेल्टा आई निकालना है। और यहाँ पर मेरे को एक नई इनकम दी गई है, दैट इज़ 20,000। तो मुझे इंक्रीज इनकम कितनी दी गई है? 20,000, यानी कि 20,000 इंक्रीज हुई। लेकिन कितनी इंक्रीज हुई वो निकालेंगे, यानी कि मेरा जो डेल्टा वाई है वो कैसे निकलेगा? 20,000 माइनस 12,000, यानी कि जो मेरी 8,000 है उससे मेरी जो इनकम है वो बढ़ चुकी है। समझ में आ रहा है? ये बहुत ईजी चीज़। अब MPC और MPS की वैल्यू मैं निकाल लूँगा। तो MPC और MPS की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गया, 3/4 हो गया। तो आई थिंक सो इट विल बी 0.75। चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। तो अगर ये 0.75 है तो 0.25 ही होगा, ये मुझे पता है। ठीक है, अब यहाँ से मेरा ये निकल आया। अब क्या करूँगा मैं? सबसे पहली बात तो मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालूंगा। तो मल्टीप्लायर क्या हो जाता है? K = 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 माइनस कितना हो जाएगा? 0.75। चाहते तो तुम डायरेक्टली 0.25 भी ले सकते थे, मेरे को यही फार्मूला करना है, मैं पूरा करूँगा, मेरी मर्ज़ी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 100/25, दैट विल बी 4। तो 4 टाइम से तुम्हारा जो मल्टीप्लायर है वो बढ़ रहा है। अब मेरा एक और फार्मूला होता है, दैट इज़ K = डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 रख दूंगा, इक्वल्स टू कर दूंगा डेल्टा y। तो डेल्टा y मेरे को कितना दिया गया है? दैट इज़ तुम्हारा 8,000 अपॉन डेल्टा आई। तो मेरा डेल्टा आई कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8,000 अपॉन 4, दैट विल बी 4 2 2,000, यानी कि मेरा आंसर कितना आएगा यहाँ पर? 2,000 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने दिमाग कैसे लगाया, देखो तुमको सबसे पहली बात ये समझना है, तुमको कैसे ना कैसे करके क्वेश्चन में MPC और MPS की वैल्यू दी होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ रेशियो में दे देंगे, कुछ परसेंटेज में दे देंगे, तुमको बस MPC और MPS की वैल्यू निकालना। जैसे ही तुम्हें MPC मिलता है तुम डायरेक्टली मल्टीप्लायर निकाल लो। देखना उस क्वेश्चन में मल्टीप्लायर ऐसे निकालना होगा। ठीक है, और उसके बेसिस पे या तो तुमको इनकम निकालना पड़ेगा या इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा। इतना ही है बस इसमें। अब तुम कोई भी क्वेश्चन उठा लोगे तुमको यही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ इन एन इकोनॉमी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75। 0.75 का तुम्हारा MPC दिया हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 500 करोड़, यानी कि तुम्हारा जो डेल्टा आई है वो कितना है यहाँ पर? 500 करोड़। कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब तुम भाई खुद सोचो ना, तुमको यहाँ पर इंक्रीज इन इनकम निकालना है, यानी कि डेल्टा आई निकालना है। तुम क्या करोगे, जो MPC है उससे क्या कर लोगे? यहाँ पे MPC से तुम K की वैल्यू निकाल लोगे, K से तुम इंक्रीज इनकम निकाल लोगे। समझ में आ रहा है? तुमको क्या निकालना है उससे? यहाँ पर बोला गया चेंज इन कंजम्पशन निकालना है, यानी कि MPC निकालना है। चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन किस में आता है? MPC में आता है, यानी कि डेल्टा C निकालना है। अगर तुम्हें MPC की वैल्यू पता तो क्या डेल्टा C नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। और तुम्हें चेंज इन इनकम यानी कि डेल्टा Y तुमने पहले ही निकाल लिया था, आंसर तुम्हारा जाएगा। नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़
एन इंक्रीज इन 200 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू अ राइज इन नेशनल इनकम बाय 1000 करोड़। कितना ईजी है। डेल्टा तुमको आई दिया गया है दैट इज़ 200, तुमको डेल्टा वाई दिया गया है दैट इज़ 1000। इसको कर लोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, तुम्हारी मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाएगी। मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाए, अब तुमको इसमें फाइंड आउट क्या करना है, MPC फाइंड आउट करना है। तो अगर k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC वाला फॉर्मूला लगा देना, तुम्हारी MPC की वैल्यू निकल आएगी। तो चलो यार, यहाँ पर अब हम जल्दी से अपना जो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड है उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखो एक्सेस और डेफिसिट डिमांड क्या होता है। एक्सेस और डेफिसिट डिमांड का यहाँ पर मतलब क्या होता है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है बेसिकली कि यहाँ पर जो मेरा AD है दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड, इट इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल सी बात है। अभी डेफिसिट डिमांड को बाद में पढ़ेंगे। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मेरी डिमांड है, टोटल डिमांड है दैट इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि टोटल सप्लाई से एट फुल इक्विलिब्रियम लेवल, यानी कि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम लेवल है भैया, समझ में आ रहा है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर काम हो रहा है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, जितने लोगों को काम चाहिए उनको मिल चुका है, और यहाँ पर अब इसके बाद भी जो मेरी जो डिमांड है वो ज़्यादा आ रही है एग्रीगेट सप्लाई से। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? इसके रीजंस बहुत ईजी हैं कि भाई रीजंस क्या हो सकते हैं, लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो लोग यहाँ पर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, यानी कि राइस इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या हो जाता है कि लोग अब ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। कंजम्पशन यानी कि भैया डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ज़्यादा खाने लगे हैं, तो अगर डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ज़्यादा खाएंगे तो यहाँ पर क्या होगी, डोमिनोज़ की पिज़्ज़ा की डिमांड बढ़ जाएगी। तो सेकेंड चीज़ हो जाती है दैट इज़ रिडक्शन इन टैक्सेस। देखो ध्यान से देखना, अगर डोमिनोज़ पर पहले क्या हो रहा था कि भाई 500 रुपये का तुम पिज़्ज़ा लोगे तो हमें 50 रुपीज़ का डिलीवरी प्लस चार्जेस ऐसे लग जाते हैं, ठीक है, तो टैक्सेस तो में लग रहे हैं। पर हो सकता है कि यार आगे जा कर के वो जो टैक्सेस है वो ख़त्म हो जाए। तो अगर वो टैक्सेस ख़त्म हो जाते हैं या फिर रिड्यूस हो जाते हैं, फिर हम लोग 50 रुपये से 10 रुपये जाते, अब तुम्हें जो पिज़्ज़ा 550 का पड़ रहा था वो 510 का पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, तुम क्या करते हो, ज़्यादा कंजम्पशन करने लग जाते हो। थर्ड पॉइंट आता है तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो मैंने जितने सेक्टर्स तुमको पढ़ाए थे ना एग्रीगेट डिमांड में, उन्हीं की बात चल रही है। राइज इन गवर्नमेंट सेक्टर क्या हो जाता है, राइज इन गवर्नमेंट सेक्टर्स एक्सपेंडिचर, समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है, ज़्यादा हाईवेज बना रही है, ज़्यादा कोरोना की वैक्सीन लगा रही है, क्या होगा उससे, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी। मैंने बताया था जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी उतने ज़्यादा लोगों की इनकम बढ़ेगी। नहीं समझ में आया? अभी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अब भी पढ़ के आ रहा है बेटा। क्या करा है तुमने, जितनी ज़्यादा खर्चा करेगी दूसरे लोग की इनकम बनेगी, वो उसको और खर्चा करेंगे, समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा, चीज़ों की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये जो है ये एक रोडवेज बना रही है, तो रोड के लिए सीमेंट चाहिए होती, तो ये सीमेंट ऐसा थोड़ी ना है कि यार 1 बोरी खरीद ली, 10 बोरी खरीद ली, ये भाई करोड़ों की सीमेंट खरीदते हैं, समझ में आ रहा है, और एक बार में बल्क स्टॉक में रखते हैं, तो सीमेंट का उस टाइम पे दाम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है, तो डिमांड बढ़ जाएगी। नाउ फोर्थ इज राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आई थिंक सो, ओके। राइज इन इन्वेस्टमेंट या फिर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो कि जो कंपनी है अब वो कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा खर्चा कर रही है, तो कैपिटल गुड्स पे अगर खर्चा करेगी तो मशीन्स खरीदेगी, जाके प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगी, समझ में आ रहा है। तो वो कैपिटल गुड्स पे अगर खर्चा करती है तो उससे क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो कैपिटल गुड्स हैं उसकी भी डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी। फिफ्थ क्या हो जाता है तुम्हारा, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज कि फॉल इन इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में क्या होगा, ठीक है। अब फॉल या राइज बाद में देखेंगे, पहले इम्पोर्ट है एक्सपोर्ट। देखो समझो बात को, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कहाँ की बढ़ रही है, अपने यहाँ की बढ़ रही है, समझ में आ रहा है। तो डिमांड यहाँ अपने यहाँ की बढ़ रही है, यानी कि हमारे सामान को लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो कि अगर इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर के लोग आके हमारा सामान खरीद रहे हैं। तो अगर मेरे यहाँ सामान की डिमांड बढ़ रही है, मेरी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि लोग ज़्यादा, बाहर के लोग ज़्यादा हमारा सामान खरीद रहे हैं, यानी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो राइज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, राइज़ हो रहा है। और वहीं पर यार इम्पोर्ट मतलब क्या, हम बाहर सामान मंगा रहे हैं। तो अगर हम बाहर सामान मंगाएंगे तो हमारे यहाँ की जो सामान है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसकी डिमांड गिर जाएगी। पर यहाँ पर तो हमारी डिमांड बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक गुड्स को ज़्यादा खरीद रहे हैं, ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, हमारी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। अब जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ डेफिशिट फाइनेंसिंग। इसका सिंपल मतलब है कि जो RBI है वो न्यू करेंसी जो है वो इशू कर देती है। अगर ज़्यादा नोट छापेगी तो यहाँ पर जो हमारी इकनॉमी है वहाँ पर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, लोग ज़्यादा खर्च करने लगेंगे। बेसिकली इसकी बात क्या है, इस पूरे में यही बताया गया है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ चुका है और वो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। इम्पैक्ट हमेशा 3 चीज़ों पर पड़ता है। सबसे पहले पड़ता है आउटपुट पर, सेकंड पड़ता है तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट पर, और थर्ड पड़ता है तुम्हारा प्राइसेस पर। तो अब तुम खुद चीज़ बताओ यार, यहाँ पर जो आउटपुट है क्या वो इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा। मैं बोलूँगा नो चेंज।
क्यों नहीं होगा नो चेंज? क्यों यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? देखो समझना बात को। अभी जो हमारी प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, फुल आउटपुट हम जनरेट ऑलरेडी कर चुके, उसके ऊपर फिर डिमांड आ रही है, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम और आउटपुट अब जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो नो चेंज इन आउटपुट आएगा। एम्प्लॉयमेंट, हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, तो हम क्या बोल देंगे? भैया हम नहीं कर रहे, तो यहाँ पर भी नो चेंज आएगा। बात करते हैं प्राइस की। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, अगर बहुत सारे लोग डोमिनोज ही का पिज़्ज़ा खा रहे हैं, मतलब किसी ने बर्गर हट जाना ही छोड़ दिया, सब जगह जाना छोड़ दिया, सिर्फ डोमिनोज जा रहे हैं, डोमिनोज प्राइस इंक्रीज़ करेगा? बिल्कुल करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी नींबू का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी डिमांड अब बढ़ रही है गर्मी के कारण। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो प्राइस है उसका इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देख लिया। चलो यार जल्दी से देखते हैं कि डेफिशिट डिमांड में क्या होता है। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं हम अपनी डेफिशिट डिमांड के ऊपर। तो डेफिशिट डिमांड क्या हो जाता है? बेसिकली डेफिशिट डिमांड का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई है। समझ में आ रहा है? तो डिमांड कम हो गई यानी कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है दैट इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। और हम किस पे काम कर रहे हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद मैंने लेवल ऑफ आउटपुट पिछली बार मिस कर दिया था, इसको ध्यान समझना। यहाँ पर हमारा आउटपुट भी फुल है, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी फुल है। समझ में आ रहा है? अब हमारी जो डिमांड है वो कम है, यानी कि लोग खर्चा कम कर रहे हैं, और एग्रीगेट सप्लाई यानी कि सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो गई है, यानी कि हमारा जो गोदाम था जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था वो भर चुका है, गोडाउन पूरा भर चुका है। अच्छा गोडाउन मैं क्यों नहीं बोल रहा था यार, गोदाम क्यों कर रहा हूँ? ठीक, तो यहाँ पर कम गोडाउन जो है हमारा पूरा भर चुका है, और कोई खरीद नहीं रहा के, खर्चा कोई करना ही नहीं चाह रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसके रीजंस क्या होते हैं? इसके रीजंस हो जाते हैं अगर राइज होता तो राइज का उल्टा क्या हो जाएगा अपना? डिक्रीज़। ओके, इनको भी नहीं पता था तो जिनने भी डिक्रीज़ लिख दिया। डिक्रीज़ इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बिल्कुल सेम है। डिक्रीज़ इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया, क्योंकि आप लोग ज़्यादा कम खर्चा करना चाहते हैं, हो सकता है लोग ज़्यादा सेव कर रहे हो सकता है लोगों का प्रेफरेंस है, तो इट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। तो यहाँ पर लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते। अब जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज़ इंक्रीज़ इन टैक्सेस। तो हमारे जो टैक्सेस है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। भाई क्यों हो जाते हैं इंक्रीज़ इन टैक्सेस? तो अगर गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर देगी टैक्सेस तो ऑफकोर्स अपने आप ही जो लोग हैं वो कम खरीदना चालू कर देंगे, और अगर कम खरीदेंगे तो हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अब आता है डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स हैं वो कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया है, तो कम हो गया, उसके कारण चीज़ों की डिमांड अपने आप गिर चुकी है। ये बहुत ईजी पॉइंट्स हैं। देन नेक्स्ट हो जाता है दैट इज़ डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बाद तुम्हारा हो जाता है दैट इज़ डिक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। अब जो हमारी कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी तो कैपिटल गुड्स की वैल्यू जो है वो अपने आप गिर जाएगी। इसके अलावा अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो ध्यान से देखना, उसी का उल्टा हो रहा है बिल्कुल इसमें। अगर तुमने वो पढ़ लिया है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसका उल्टा बस कर देना। इसका मतलब क्या हो जाता है? इम्पोर्ट। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि लोग हमारे गुड्स ज़्यादा खरीद रहे हैं पर हमारी तो डिमांड ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट गिर गया है। और इम्पोर्ट मतलब क्या होता है कि हम बाहर का सामान ज़्यादा खरीद रहे, अपना सामान नहीं खरीद रहे। समझ में आ रहा है? तो बाहर के लोग एक तो हमारा सामान नहीं खरीद रहे, और हम भी अपना सामान ना खरीद के बाहर से ला रहे हैं। समझ आ रहा है? तो हम भी इम्पोर्ट करें, तो इम्पोर्ट यहाँ पर जो है वो राइज हो जाता है, यानी कि हम जो हैं अब बाहर के गुड्स ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, अपने यहाँ के गुड्स प्रेफर नहीं कर रहे, इसलिए हमारी जो डिमांड है वो गिर गई है। तो अगर आपको इतने फैक्टर्स याद है, इसमें से एक है कंज्यूमर वाला फैक्टर, एक है गवर्नमेंट वाला, एक है अपना कंपनी वाला, और एक टैक्सेस एक और इंक्लूड हो गया, और बाकी नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हमने 4 सेक्टर पढ़े थे उसी की यहाँ पर बात चल रही है, और उसी के ऊपर से हमने देखा कि कैसे हमारी डिमांड जो है वो गिर गई है। तो इसको ज़्यादा याद रखने में भी आसानी होगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट इसका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले मैं बताता आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखो ये ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरा जो आउटपुट है वो फुल था लेकिन किसी ने ख़रीदा ही नहीं, तो अब मैं प्रोडक्शन जो है उसको कम कर दूँगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं प्रोडक्शन कम करूँगा, तो मैंने बताया था अगर प्रोडक्शन कम होता तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। तो यहाँ पर जो मेरा एम्प्लॉयमेंट है वो भी भाई बहुत जल्दी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि आउटपुट की ज़रूरत ही नहीं है, भरा पड़ा है, गोडाउन भरा पड़ा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इज़ आर प्राइसेस। भाई अभी के इस टाइम पर क्या जो तुम्हारे विंटर क्लोथ्स होते हैं उसकी डिमांड है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उसका प्राइस अपना आप गिर जाएगा। कोई तुम्हें अगर वो चीज़ जो 5,000 की मिल रही थी अगर वो तुम्हें 1,000 में देगा तब भी तुम सोचोगे एक बार कि यार अभी तो विंटर आया ही नहीं है, क्या करूँगा। इसलिए 5,000 की चीज़ की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू गिर जाएगी, 1,000 पे पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर जो तुम्हारा प्राइस है वो भी गिर चुका है। तो अगर जब विंटर आएगा तो नींबू का प्राइस अपने आप गिरने लगेगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। तो चलो यार जल्दी समझते हैं कि हमारा जो एक्सेस डिमांड है और डेफिशिट डिमांड है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें जाती हैं, एक्सेस एंड डेफिशिट। तो यहाँ पर हम दोनों को पढ़ेंगे कि यार दोनों में क्या होता है। तो ऑफकोर्स ये बात अगर इसमें बढ़ेगा तो इसमें कम होगा, इसमें कम होगा तो इसमें बढ़ेगा। तो ये चीज़ याद रखना।
ठीक है। तो अब अगर जो गवर्नमेंट होती है और जो सेंट्रल बैंक होता है वो दोनों बहुत सारे फैक्टर्स का यूज़ करेंगे जो तुम्हें यहाँ पर दिख रहे हैं इस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। तो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करेगी, चीज़ें ज़्यादा खरीदेगी, तो उससे क्या होगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कर देगी, इस चीज़ को यहाँ पर इसको करेक्ट कर रहे हैं हम, समझ रहे हो। तो एक्सेस डिमांड में वो अपना एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ कर देगी, और यहाँ पर क्योंकि डेफिसिट डिमांड है तो यहाँ इंक्रीज़ कर देगी ताकि डिमांड बढ़ जाए। समझ में आ रहा है। तो हमको उल्टा कर, टैक्सेस, अगर टैक्सेस ज़्यादा होते हैं तो लोग नहीं खरीदते हैं, तो यहाँ पर जो टैक्सेस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे ताकि लोग ज़्यादा ना खरीदें। पर यहाँ पर हम चाहते हैं कि लोग खरीदें, तो यहाँ पर हम टैक्सेस को डिक्रीज़ कर देंगे। अब हो जाता है रेपो रेट और बैंक रेट। इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स में ये आता है, क्वालिटेटिव में हमारे नीचे आता है। तो क्वांटिटेटिव में आ जाता है सबसे पहले रेपो रेट। रेपो रेट मतलब जब शॉर्ट टर्म लोन्स जो है वो आरबीआई यानी कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक्स को देता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म पैसा देगा, तो वो जो रेट पर दे रहा है उसको मैं क्या कहूँगा, क्या बोलते हैं, हमारा रेपो रेट। ठीक है, तो अब रेपो रेट का यहाँ पर क्या होगा, अगर रेपो रेट यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा तो फिर जो बैंक है वो भी इंक्रीज़ रेट पर लोगों को लोन देंगे। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो भी है वो शॉर्ट टर्म नीड्स है वो इंक्रीज रेट पर देगा। अच्छा, बैंक लोन क्या होता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये बस शॉर्ट टर्म के लिए बैंक आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, यहाँ पर जो है बैंक रेट में लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए वो लोन दे रहा है। ठीक है, किस, कौन, सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को। तो यहाँ पर ये दोनों इंक्रीज़ हो जाएंगे ताकि लोगों को भी इंक्रीज रेट पर लोन मिले, यानी कि तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग ज़्यादा खरीदे, लोगों के पास ज़्यादा लोन ले सके, लोन लेंगे तो उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़नी चाहिए, तो मैं मनी सप्लाई के लिए यहाँ पर जो है इसको डिक्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेट डिक्रीज़ आता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती है जो कि सेंट्रल बैंक जो है देता है, ऑफर करता है कॉमर्शियल बैंक को, और वो खरीदते हैं। तो जब सेंट्रल बैंक चाहता है कि यार कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ना हो ताकि वो लोन ना दे सके, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ करेगा। तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ करने से क्या हो जाएगा कि कॉमर्शियल बैंक उसको खरीदेंगे, तो कॉमर्शियल बैंक का जो सरप्लस फंड है वो सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा, और यहाँ पर जो है उल्टा हो जाएगा, दैट इज़ परचेज। तो सेंट्रल बैंक को वापस परचेज कर लेगा किससे, कॉमर्शियल बैंक से, ताकि उनको पैसा दे दे, ताकि वो और लोन जो है लोगों को दे सके। यहाँ पर आता है तुम्हारा लीगल रिजर्व रेशियो, जिसमें SLR और CRR आता है। तो SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, CRR इज कैश रिजर्व रेशियो। तो ये तुम पढ़ चुके हो अपने मनी सप्लाई में, मनी एंड बैंकिंग में। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कुछ जब भी कोई बंदा डिपॉजिट करता है, जैसे कि मैं हूँ, मैं 1000 रुपये जाके डिपॉजिट करता हूँ, तो बैंक उस पूरे 1000 रुपये को एज अ लोन नहीं दे सकता, उसको कुछ ना कुछ अपने पास रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो CRR क्या होता है, जब वो सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व मेंटेन कर रहा है। SLR क्या होता है, जब खुद के पास कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखना है, यानी कि 2 रिजर्व मेंटेन करने। तो यहाँ पर ये जो लीगल रिजर्व रेशियो है इसमें हाई हो जाएगा, या फिर मैं इंक्रीज ही वर्ड यूज़ करता हूँ, इंक्रीज़ हो जाएगा, और यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इंक्रीज़ और डिक्रीज़, क्योंकि यहाँ पर अगर ज़्यादा रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा तो लोग ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे, एक्सेस डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। यहाँ पर मनी सप्लाई ज़्यादा करनी है, इसलिए मैंने डिक्रीज़ कर दिया ताकि लोन ज़्यादा दे पाएँ, कौन, हमारा जो है कॉमर्शियल बैंक्स। क्वान्टिटेटिव मेजर्स में क्या आता है, 3 चीज़ें आती हैं बेसिकली। यहाँ पर तुम्हारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ लोन, उसके बदले, अमाउंट ऑफ लोन के बदले जो सिक्योरिटी तुम ऑफ़र करते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिक्योरिटी ऑफ़र कर रहे हो तुम, तो इसके बीच का जो मार्जिन हुआ। फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर 1 लाख रुपए का लोन चाहिए है तो तुमको 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी जो है वो रखनी पड़ेगी, यानी कि 2 लाख रुपए कुछ भी सिक्योरिटी, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, एक्सेट्रा, गोल्ड हो, कुछ भी रखना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, इस मार्जिन को बढ़ा दिया। इस मार्जिन को क्या कर दिया, मैंने कहा 1 लाख रुपए का लोन चाहिए तो 3 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखो, यानी कि अब तुम्हें 3 लाख के बदले 1 लाख का लोन मिलेगा। यानी कि मार्जिन अगर बढ़ गया तो फिर लोग डिस्करेज हो जाएंगे, ज़्यादा लोन नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट में क्या हो जाता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट में यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है, ताकि मार्जिनल रिक्वायरमेंट अगर इंक्रीज़ होगा तो लोग ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, और वहीं यहाँ पर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ताकि लोग जो है, मतलब कि अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो रहा है तो अभी यहाँ पर 3 लाख था, यहाँ पर 1 लाख हो जाए। फॉर एग्जांपल 1,20,000 हो जाएगा, यानी कि अगर आपको लोन लेना है 1 लाख रुपए का तो आपको 1,20,000 की सिक्योरिटी, यानी कि कम सिक्योरिटी में ज़्यादा लोन। तो लोग क्या करेंगे, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ लाएंगे और उनको ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर होगा उस मार्जिन के कारण। मोरल सुएशन, तो मोरल सुएशन का मतलब होता है कि जो आरबीआई होती है वो परसुएड करती है, इन्फ्लुएंस करती है एक तरीके से, जैसे कि हमारे पापा मम्मी हमको करते हैं कि नहीं बेटा ये करियर चूज़ कर लो, वैसे ही वो कर रही है कि नहीं तुमको ये चीज़ करना चाहिए, तुमको डिस्करेज करती है कि यहाँ पर ज़्यादा लोन ना दे, तो यहाँ पर डिस्करेज करती है, कॉमर्शियल बैंक्स को डिस्करेज कर रही है कि भाई आप ज़्यादा लोन मत लो, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर एनकरेज करेगी,
कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो लोगों को, उन लोगों को कॉल करो। इसलिए आपके पास बहुत सारा, जैसे कि जब ये वाली सिचुएशन होती है एक्सेस डिमांड की, तो भाई पैसा लॉकअप कराना है तो आपको बैंक से फ़ोन आएंगे कि फ़िक्स डिपॉजिट पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, अपना लॉक करवा दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका पैसा लॉक हो जाएगा। पर यहाँ पर एनकरेज करते हैं भाई पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो आपको लोन के लिए आएंगे कि यार आपको लोन मिल रहा है, इंस्टेंट लोन मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। तो ये चीज़ होती है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि सिलेक्टिव लोगों को लोन ना देना, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्टिव लोगों को हम लोन नहीं देते हैं और लोन देते भी है। तो आरबीआई ये गाइडलाइंस देती है किसको, सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स को, कि यहाँ पर आप किसी ना किसी को लोन मत दो। फॉर एग्जांपल जियो की कंपनी है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड कर रही है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेस डिमांड में भी और ज़्यादा डिमांड करती आ रही है, तो उसको भाई लोन ही मत दो, पैसे ही मत दो। तो यहाँ पर इसके लिए भी ये डिस्करेज करेगा, लेकिन यहाँ पर एनकरेज करेगा कि भाई आप ये जो विड्रॉ कर लो, इसको बेसिकली विड्रॉ बोलते हैं कि आप सिलेक्टिव क्रेडिट को विड्रॉ कर लो, क्योंकि किसके पास पैसा नहीं है तो भाई उनको और लोन दो, ठीक है। तो सबको क्रेडिट मिलना चाहिए, किसी भी सेक्टर को छोड़ो मत। तो यार यहाँ पर हम जितने पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, और इसी के साथ आज हम ये जो चैप्टर है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कमिट किया था कि यार मैं 27 तक आपको ये जो वीडियो है वो पहुँचा दूँगा। तो अभी शाम होने वाली होगी जब तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो यार आप लोग का बस यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इससे जितना जल्दी हो आप पढ़ो एंड कल अच्छे से स्कोर करो। बस एक चीज़ याद रखना है यार कि जो इकोनॉमिक्स के एग्जाम में अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप टर्म्स का ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पर CRR है, तो आप CRR को कैसे ले सकते हो, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं, जो बेसिक इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं, अगर आप उसको यूज़ करोगे, अपनी लैंग्वेज को भी यूज़ करो लेकिन इन टर्म्स का भी ध्यान रखोगे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यार इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।